हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मनीष ट्यूटोरियल पर और मैं हूं मनीष। और आज की हम वीडियो में सॉल्व करेंगे यूपी पीजीटी जो 2022 का पेपर है जो आज हुआ है उसका सॉल्यूशन। देखते हैं जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, मतलब वो बर्ड्स जो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती हैं, माइग्रेशन करती हैं बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए, उनका आपको सीक्वेंस बताना है कि वो अपनी क्या-क्या तैयारियाँ करती हैं और अपनी जो उड़ान है उसको कैसे उसकी तैयारी करती हैं और उसका निष्पादन करती हैं। तो आपके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये अपने वसा का भंडारण करते हैं, ठीक है? मतलब फैट का जो क्या करते हैं, फैट का रिज़र्व करते हैं हाइपरफेजिया के द्वारा। दूसरा, अब जो संचित वसा है, इसका ये उपयोग करते हैं, ठीक है? पहले वसा को संचित करेंगे, भंडार करेंगे, फिर उसका संचित जो वसा है, उसका उपयोग करेंगे। उपयोग करने के बाद जो अपनी मांसपेशियाँ हैं, पेशियों की दक्षता का समायोजन करेंगे। उसके बाद जो अपनी उड़ान है, उसको प्रारंभ करेंगे। तो इसका सीक्वेंस था पहले 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं 2 1 4 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? पहले क्वेश्चन का। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो था कि इनमें से कौन सा इन्नेट बिहेवियर है। इन्नेट बिहेवियर को बोलते हैं जन्मजात व्यवहार। तो जन्मजात वो होता है जो हमारा वांशिक होता है, ठीक है? अनुवांशिक होता है, मतलब जो हमारा जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है ना, उसको हम बोलते हैं इन्नेट बिहेवियर। तो हमें अपना वर्ड ढूंढना है अनुवांशिक। तो अनुवांशिक क्या है, हमारे ऑप्शन नंबर बी में अनुवांशिक है। इसी को बोलते हैं बिहेवियर जेनेटिकली प्रोग्राम एंड एक्सप्रेस यूनिफॉर्मली अक्रॉस इंडिविजुअल्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल था, मतलब ये पेपर ही पूरा टेक्निकल था जिसमें आपको हर एक वर्ड से मिलते जुलते शब्द ढूंढने थे और उसके हिसाब से आपका ऑप्शन चुनना था एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है? अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये स्टेटमेंट्स दी हैं ब्लड और ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, इन तीनों के रिगार्डिंग में स्टेटमेंट दी हैं और इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है? इसमें बोला है कि मेन आर्टेरियल प्रेशर डिपेंड करता है कार्टरिक आउटपुट पे और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। तो ये करेक्ट है, ठीक है? अगला है इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज विनस रिटर्न। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो आने वाला ब्लड भी बढ़ेगा, मतलब जो रिटर्न होता है ब्लड वो भी बढ़ेगा, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा और साथ ही में एलिवेट होगा आर्टेरियल प्रेशर अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम को बाय जनरेटिंग ऑनकोटिक प्रेशर दैट इन्फ्लुएंस फ्लूइड एक्सचेंज। तो ये भी सही है। अब आपसे पूछा था कौन से स्टेटमेंट सही है, तो 1 2 3 तीनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो पॉलीचीट्स होते हैं, पॉलीचीट्स में लोकोमोशन और रेस्पायरेशन, मतलब संरचना मुख्य रूप से संचलन तथा श्वसन, संचलन के लिए और श्वसन के लिए दोनों को कौन सी संरचना है जिसके लिए दोनों में उपयोग आती है, ठीक है? तो पैरापोडिया, क्लाइटेलम, नेफ्रिडिया, प्रोस्टोमियम। तो जब हम पॉलीचीट्स की बात करते हैं तो पॉलीचीट्स में होता है पैरापोडिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टी टेस्ट का उपयोग करना है जिसमें दो इंडिपेंडेंट सैंपल लेने हैं जिनमें इक्वल वेरिएंस है और उनको कंपेयर करना है टी टेस्ट के द्वारा और टी वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है और यदि ये देखा गया ये क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा पाई गई एक सिग्निफिकेंस लेवल पर, तो इसके लिए आपकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब सही व्याख्या इसके लिए जो है वो क्या है, ठीक है? तो ये है बेसिकली एक नल हाइपोथेसिस है ऑफ इक्वल मीन्स इज रिजेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस इज अनलाइकली ड्यू टू चांस अलोन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जब हम दो इंडिपेंडेंट सैंपल को लेते हैं और उनके वेरिएंस को कंपेयर करते हैं टी टेस्ट के द्वारा, तो हमें ये देखा गया जो टी वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसका मतलब होता है ये एक नल हाइपोथेसिस है, ठीक है? नल हाइपोथेसिस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि एक साइंटिफिक
डिज़ाइन में स्टडी हुई है जिसमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन देखा गया है पैरामीशियम में, ठीक है? इसमें क्या करा है कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन देखा गया है पैरामीशियम में और यीस्ट सेल में आर स्टेन्ड विद Congo red pH sensitive dye after ingestion the food vacuole change color from red to green। अब जो क्या है ये फूड वैक्यूल का कलर रेड से ग्रीन में चेंज हो गया है। तो इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, ठीक है, एक्यूरेटली क्या ये दर्शाता है। तो देखो कलर अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पर एसिड बेस का कुछ ना कुछ लॉजिक है, ठीक है। और किसमें पूछा है, पैरामीशियम और यीस्ट सेल में, ठीक है, पैरामीशियम और यीस्ट सेल में। और क्या पूछा है, फूड वैक्यूल, तो मतलब कलर चेंज हुआ है फूड वैक्यूल में ही हुआ है, यहाँ पर कलर का चेंज हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्यूल का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, एसिडिक बन गया है ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जो वैक्यूल का कलर चेंज हो गया है, एसिडिक बन गया है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है और इसका कलर भी चेंज हुआ है रेड से ग्रीन में, ठीक है। एल्कलाइन हो गया है तो नहीं हुआ है। डाई इज केमिकली डिग्रेडेड इनसाइड द वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर डाई डिग्रेड हो गई है, नहीं हुआ है। यीस्ट सेल में फोटोसिंथेसिस हो गया है तो नहीं, यीस्ट सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है इनमें से रिगार्डिंग आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपको वो बतानी है, ठीक है। तो देखो आर्टिफिशियल सिस्टम relies on limited number of easily observable characters and may group unrelated organism together, बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम कुछ लिमिटेड ही ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अगला है नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट्स टू इनकॉर्पोरेट मल्टीपल कैरेक्टर रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल सिमिलैरिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है इसमें हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को देखते हैं जिसमें सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। Artificial classification is superior in depicting phylogenetic relationship due to its simplicity and ease of use। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखते हैं तो नहीं, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन गलत है। अगला है नेचुरल क्लासिफिकेशन आर मोर स्टेबल एंड दे आर कंसिडर्ड अ वाइड रेंज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल जेनेटिक ट्रेट, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर थ्री किस किस में है। ऑप्शन नंबर थ्री इसमें है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थ्री इसमें है तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थ्री इसमें है तो ये आंसर नहीं होगा। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनमें से पूछा है कि विच ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड इज मोर टॉक्सिक टू मैमल्स बट लेस परसिस्टेंट देन क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। इन कीटनाशकों का कौन सा समूह स्तनधारियों के लिए अधिक विषैला होता है, ठीक है, परंतु क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बनों की तुलना में कम स्थायी ही होता है। तो मैमल्स के लिए जो सबसे अधिक विषैला होता है वो होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं उन्हीं के बारे में आपसे पूछा है, जिसमें एम्नियन का रोल, कोरियन का रोल, यॉक्सैक का रोल और एलेंटोइस का रोल, इन चारों का रोल आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, एलेंटोइस कंट्रीब्यूट्स टू एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज बाय फॉर्मिंग अ वस्कुलर इंटरफेस विद कोरियन, while the amnion provides fluid filled protective environment। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। इसमें और उसके ऊपर वाले ऑप्शन में बोला था कि यॉर्कशायर और एमनियन दोनों मिलके बनाते हैं प्लेसेंटा ओविपेरस में, तो गलत है। कोरियन बनाता है इनरमोस्ट मेम्ब्रेन, तो ये गलत है। एमनियन बनाता है न्यूट्रिएंट को फास्टर में, वाइल यॉर्क सेल प्राइमरीली फैसिलिटेट्स गैसियस एक्सचेंज, तो नहीं, यॉर्क सेल गैसियस एक्सचेंज नहीं करता है और एमनियन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है न्यूट्रिएंट के ट्रांसफर में, तो नहीं, ये इसलिए ये गलत थे ऊपर के ऑप्शन और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है इनमें से पूछा है कि पेरेंटल केयर स्ट्रेटजीज इन एम्फीबियन आर मेनली एडेप्टेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। उभयचरों में अभिभावकीय देखभाल की रणनीतियां मुख्यतः किसके लिए अनुकूल होती हैं, ठीक है। तो वो अनुकूल होती हैं जिसमें शिकार के जोखिम को कम करने के लिए पेरेंटल केयर देखी जाती है
बियन्स में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो एक्सपोनेंशियल राइज इन मेटाबॉलिक रेट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू। एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ग्रेटर मॉलिक्यूलर मोशन, एक्सिलरेटिंग एंजाइम मीडिएटेड बायोकेमिकल रिएक्शन, ये आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर था। अणुओं की गति बढ़ने से एंजाइम नियंत्रित जैव रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र होती हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन पेपर ऐसा था कि जहां पर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हिंदी की भी आवश्यकता थी, मतलब आपको क्वेश्चन दोनों में पढ़ना था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए desert vertebrate minimizes water loss during nitrogen excretion and so rapid skeletal muscle contraction during escape. Which explanation integrates both adaptation? एडेप्टेशन क्या है? जो डेजर्ट में रहने वाले वर्टिब्रेट हैं, कशेरुकी हैं, मरुस्थलीय कशेरुकी, उनमें जो नाइट्रोजन में जल हानि घटाता है, ठीक है, नाइट्रोजन के उत्सर्जन में जल हानि घटाता है और पलायन के समय तीव्र कंकालीय पेशी संकुचन दिखाता है। तो ये दोनों अनुकूलनों को जोड़ता है। किस प्रकार जोड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इसका करेक्ट आंसर था वो था यूरिकोटेलिज्म एलिमिनेट्स नाइट्रोजन विद मिनिमल वाटर व्हाइल एटीपी ड्रिवन एक्टिन मायोसिन स्लाइडिंग प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो यूरिकोटेलिज्म है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को सीक्रेट करते हैं उनमें वो नाइट्रोजन को एलिमिनेट करते हैं और यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने के लिए पानी बहुत कम चाहिए होता है। और साथ ही में मायोसिन स्लाइडिंग एटीपी ड्रिवन जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स का स्लाइडिंग होता है, जो जिसमें एटीपी का रोल होता है, वो करता है मसल में कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। पहला है यूरियोटेलिज्म रिक्वायर नो वाटर, मतलब जिसमें यूरिया निकलता है उनमें पानी की जरूरत नहीं होती है, तो गलत है, पानी की जरूरत होती है। अमोनोटेलिज्म मिनिमाइज वाटर लॉसेस, नहीं, अमोनिया के लिए पानी की कम जरूरत होती है, तो नहीं, गलत है। यूरिया इज एक्सक्रीटेड इन सॉलिड फॉर्म, नहीं, सॉलिड फॉर्म में जो सीक्रेट होता है वो होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है, जबकि यूरिया के लिए पानी की जरूरत होती है, H2O की जरूरत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। मतलब किसी पर्टिकुलर लेवल पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन में, तो उसको हम बोलते हैं टैक्सन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए ट्रांसजेनिक काव यूज्ड इन बायोफार्मिंग कैन पोटेंशियली प्रोड्यूस विच लेवल ऑफ थियोटिक प्रोटीन आउटपुट। जैव औषधि उत्पादन हेतु प्रयुक्त ट्रांसजेनिक गाय किस स्तर तक उपचारात्मक प्रोटीन उत्पन्न कर सकती है? तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया बताया था, फैक्टर 9 हीमोफिलिया की थेरेपी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, सेम वैसे ही यहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसा आपको पता है कि हीमोफिलिया के लिए फैक्टर 9 रेस्पॉन्सिबल होता है, सेम उसी प्रकार जो यहाँ पर एनुअल ग्लोबल रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोटीन सच एज फैक्टर 9 फॉर हीमोफिलिया थेरेपी के लिए फैक्टर 9 प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ए क्रॉप ग्रोन अंडर ऑप्टिमल टेम्परेचर लाइट एंड वाटर shows reduced growth despite adequate macronutrient until addition of a specific micronutrient restores growth. Which explanation accounts for this in long term of limiting factor? ये limiting factor का क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। इसमें बोला गया है एक क्रॉप है आपने उगाई, उसको आपने टेम्परेचर भी सही दिया, लाइट भी सही दिया, पानी भी सही दिया, लेकिन उसके बाद भी उसकी ग्रोथ ना कम हुई है, मतलब उसकी ग्रोथ सही से नहीं हुई है। आपने इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट भी ऐड कर दिया, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड नहीं था इसमें, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कम ऐड किया था। तो इसके लिए
कौन-सा एक्सप्लेनेशन इसमें बेस्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका आपका करेक्ट आंसर था, वो था लीबिग्स लॉ स्टेट्स द फैक्टर लीस्ट अवेलेबल रिलेटिव टू डिमांड लिमिट्स ग्रोथ डिस्पाइट अबंडेंस ऑफ अदर। कहने का मतलब है, मान लो किसी क्रॉप को ग्रो होने के लिए अगर 4 चीज़ें चाहिए थी, तो आपने उसमें से 3 तो दे दी हैं, ठीक है? लेकिन एक आपने प्रोवाइड नहीं करी, तो इसके कारण क्या है, जो इसकी कंप्लीट जो ग्रोथ होनी थी, वो देखने को नहीं मिली, ठीक है? तो मतलब ये इसका लिमिटिंग फैक्टर हो गया इसकी ग्रोथ के लिए। तो सेम यही आपसे पूछा था और इसी को दर्शाता है लीबर्स लॉ, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, वो ये है, इकाइनोडर्म्स लार्वा एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रेडियल सिमेट्री अडल्ट्स। कहने का मतलब है इकाइनोडर्मेटा में 2 होते हैं, एक तो लार्वा होता है, अडल्ट है। लार्वा में कैसा होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जबकि अडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है? इन स्टारफिश which of the following best explains the developmental transition in relation to larva form and metamorphosis। इकैनोडर्मेटा की लार्वा की बात चल रही है, तो प्लूटस लार्वा इकैनोडर्मेटा में नहीं मिलता है। ब्रैंक्यूलियर लार्वा इकैनोडर्मेटा में नहीं मिलता है। बाइपिनेरिया लार्वा मिलता है और ऑरिकुलेरिया लार्वा मिलता है। ये 2 लार्वा इसमें पाए जाते हैं, किसमें? इकैनोडर्मेटा में, ठीक है? इकैनोडर्मेटा में ये दोनों लार्वा पाए जाते हैं। बाइपिनेरिया नहीं पाया जाता है, ब्रैंक्यूलेरिया पाया जाता है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, बाइपिनेरिया लार्वा नहीं मिलेगा, प्लूटस लार्वा नहीं मिलेगा, ऑरिकुलेरिया और ब्लैक्यूलेरिया लार्वा ये इकाइनोडर्मेटा में दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों में से भी क्या है, सीधा-सीधा पूछा गया है कि कौन-सा लार्वा जो सीधा अडल्ट में डेवलप होता है और मेटामॉर्फोसिस शो करता है, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द डेवलपमेंटल ट्रांजिशन इन रिलेशन टू लार्वा फॉर्म एंड मेटामॉर्फोसिस। कहने का मतलब है, अब इन दोनों में से कौन-सा लार्वा सीधा अडल्ट में डेवलप होता है, कौन-सा लार्वा डायरेक्टली अडल्ट में डेवलप होता है। तो ब्रैंक्यूलेरिया जो है ये अडल्ट में डेवलप होता है, ठीक है? जबकि यहाँ पर ऑरेलिया जो है ये बीच में एक ट्रांज़िशन में शो करता है, उसके बाद अडल्ट में शो होता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? ब्रैक्यूलेरिया लार्वा आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अ पेशेंट सो पीरियोडिक फीवर विद हिपैटोस्प्लेनोमेगाली एंड एरिथ्रोसाइटिक इंट्रासेलुलर पैरासाइट while another exhibit chronic lymphatic obstructions causing elephantiasis। कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन में आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो है आरबीसी से रिलेटेड, ठीक है? और दूसरा है ये रोग करता है एलिफेंटाइसिस। तो आपको देखना है इस एजेंट्स में से आप देखोगे कि ये कौन-कौन करता है, तो आपको ये पता है कि एलिफेंटाइसिस करता है मेरा वुचीरेरिया, ठीक है? तो वुचीरेरिया किसमें है आप ये देख लो, पहला है एंटामीबा, दूसरा है एस्केरिस। कहने का मतलब है, एक तो आपको आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, दूसरा एलिफेंटाइसिस रोग करता है। तो पहले ऑप्शन में एंटामीबा है, एस्केरिस है, दूसरा वुचीरेरिया होना चाहिए था, नहीं है, गलत ऑप्शन है। प्लाज्मोडियम और वुचीरेरिया, लेशमानिया एनसाइक्लोस्टोमेटा, दूसरा वुचरेरिया होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ट्रिफेनोसोमा और टीनिया, दूसरा वुचरेरिया होना चाहिए था, ये भी नहीं है। तो मेरे ए, बी, डी ये तीनों तो हो गए गलत, तो मतलब मेरा ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। प्लाज्मोडियम से आपको फीवर भी होता है, आरबीसी को भी इन्फेक्ट करता है, ये सब हो गया इससे कारण, ठीक है, प्लाज्मोडियम का। दूसरा मेरा था एलिफेंटाइसिस करता है वुचरेरिया, तो हाँ, वुचरेरिया लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन है वुचरेरिया। वुचरेरिया वाया मॉस्किटो इंड्यूसेस लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाया मॉस्किटो इन्फेक्ट्स एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, जो कि करता है पीरियोडिक फीवर, मतलब समय-समय पे बुखार भी आता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये क्वेश्चन पेपर बड़ा टेक्निकल था। आपको हर एक, पहली बात पेपर बड़ा लेंथी था, फिर हर एक क्वेश्चन को आपको थोड़ा टेक्निकल दिमाग लगाना था। कहीं पर ऑप्शन एलिमिनेशन से और कहीं पर थोड़ा क्वेश्चन को समझ के कि किस इसका आंसर क्या हो सकता है उसके हिसाब से। जैसे इसी क्वेश्चन में पहले आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि आर आपको समझ में आ रहा होगा एरिथ्रोसाइटिक से सिर्फ आरबीसी, और दूसरे में लेकिन एलिफेंटाइसिस है, ये आपको पता होना चाहिए था कि किससे होता है, ये होता है बुचेरिया से। आपने चारों ऑप्शन देखे, सेकंड वाले में देखा बुचेरिया कहाँ पर है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। इतना कुछ और देखने की भी जरूरत
नहीं थी, ठीक है? तो ऐसे थोड़ा स्मार्टली आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो प्राइमरी मोड है इन्फेक्शन का एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में वो कैसा होता है? या फिर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो वो होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है हार्डमानिया और एम्फिऑक्सस के बारे में आपसे पूछा था कि ये दोनों प्रोटोकोडेट्स को बिलोंग करते हैं और इनमें जो कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों में कोडेट्स के फीचर के रिगार्डिंग और उनके बॉडी प्लान ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड वो आपसे पूछा था, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है कि हार्डमानिया जो है वो कोडेट के फीचर शो करता है ओनली ड्यूरिंग लार्वल स्टेज और ससाइल होता है जो कि बाद में डिजनरेट हो जाते हैं अडल्ट फॉर्म में। हार्डमानिया में कोडेट फीचर पाए जाते हैं लार्वल स्टेज में, अडल्ट में डिजनरेट हो जाते हैं, जबकि एम्फिऑक्सिस में फंडामेंटल कोडेड कैरेक्टर जो हैं पूरी लाइफ साइकिल में उसके साथ रहते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था विच फॉर द फॉलोइंग प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री में क्या होता है? कॉमन एंसेस्ट्री में हमेशा जो इसका आंसर होता है वो होता है होमोलोगस कैरेक्टर। जो भी आपके होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हैं कौन सा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मैमल्स है? उसके लिए आपको चार ऑप्शन चुनने हैं। पहला है रूमिनेंट सच एज कैटल एंड बुफेलो पोसेस अ मल्टी चैम्बर्ड स्टमक एंड दैट इनेबल्स माइक्रोबियल ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज। आपने देखा था रूमिनेंट्स जो होते हैं उसके गट में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। अगला है शीप जो है वो प्राइमरली रेयर्ड होती है वूल के, शीप से हमें वूल मिलता है, और गोट जो है ये मिल्क देती है और मीट प्रोडक्शन में काम आती है, तो ये भी सही है, ठीक है? जबकि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, रोडेंट्स जो होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिवली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में और सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो रोडेंट्स क्या होते हैं? चूहे, इसमें चूहे आते हैं। तो चूहे बढ़ाते हैं सॉइल फर्टिलिटी को? तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए और दो, ए और दो मतलब वन और टू, वन और टू किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऑल और नन, ऑल और नन जो नेचर ऑफ एक्शन पोटेंशियल है क्या होता है? तो देखो इसमें क्या होता है कि जब एक थ्रेशोल्ड को जब पहुंच जाती है, ठीक है, जब कोई चीज़ थ्रेशोल्ड को पहुंच जाती है तो वहां पर क्या होता है कि मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होने लग जाता है, ठीक है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था कि वंस थ्रेशोल्ड रीच, जब थ्रेशोल्ड पहुंच जाता है तो उसके बाद फुल डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इन लार्ज कार्निवोर इन इंडिया कंटिन्यूज टू डिक्लाइन डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शन विद हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, प्रे रिडक्शन एंड राइजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, विच इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन द लिमिटेड कंजर्वेशन सक्सेस, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा कि फ्रेगमेंटेशन रोक देता है जीन फ्लो को, वाइल प्रे लॉस एंड कॉन्फ्लिक्ट एलिवेट मोटेलिटी, वीकनिंग कंजर्वेशन आउटकम्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर था इसका, ठीक है? हिंदी में भी एक बार पढ़ लो। भारत में एक बड़ा मांसाहारी कानून संरक्षण के बावजूद घट रहा है, जहां आवास विखंडन, शिकार की कमी और मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। सीमित संरक्षण सफलता का उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? विखंडन जीन प्रवाह समिति करता है, जबकि शिकार की कमी और संघर्ष मृत्यु दर बढ़ाते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को डिस्क्राइब करना है इसका एक्शन स्ट्रेस के दौरान। आपको पता है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है जब स्ट्रेस होता है, तो ये क्या करता है, ये जो है ये ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है? मतलब एंटी इंसुलिन इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली इंक्रीज इंसुलिन, इंसुलिन बढ़ाता है? तो नहीं। इनहिबिट ऑल ग्लूकोज सिंथेसिस पाथवे? तो नहीं। ग्लाइकोजन स्टोर्स इन मसल, ग्लाइकोजन का स्टोरेज बढ़ाता है? तो नहीं। अगला ऑप्शन है दे कन्वर्ट प्रोटीन इनटू ग्लूकोज। हाँ, तो ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को, मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है ब्लड में लीवर और किडनी से, ठीक है?
तो हाँ, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज़ में, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ की लेवल को बढ़ता है स्ट्रेस के दौरान। ये काम किसका होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा था कि पोरस बॉडी विद कैनाल सिस्टम फॉर वाटर सर्कुलेशन। पोरस बॉडी है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्या है? पोरीफेरा है। ठीक है, पोरीफेरा के बारे में बात चल रही है। और कैनाल सिस्टम भी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? पोरीफेरा का। तो ऑप्शन नंबर सी पोरीफेरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एजर्सन और रीजन दिया है, आपको करेक्ट फॉर्म बताना है। टेप वर्म डू नॉट पोजेस अ माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी, बिल्कुल सही है। अगला है दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस फ्रॉम द होस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब एजर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अ पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट एक्सपोज टू पेस्टिसाइड सोन एन इंक्रीज इन रेजिस्टेंट इंडिविजुअल्स ओवर जनरेशन। मतलब कीटनाशक के संपर्क में आई कीटों की एक जनसंख्या में प्रारंभ में प्रतिरोधी एलील की आवृत्ति कम होने के बावजूद पीढ़ियों के साथ साथ प्रतिरोधी व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। इसका सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? तो यहाँ पर जो इसका बेस्ट आंसर है वो ये होगा, सेलेक्शन एक्टिंग ऑन प्री एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंट एलीन। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूर्व विद्यमान प्रतिरोधी एलीन का चयन हमको करना होगा। यहाँ पर जो यहाँ पर इन्होंने जो चयन किया था वो उनमें पहले से ही वो रेजिस्टेंट एलील थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व्ड फिनोटाइपिक काउंट डिवाइसेस फ्रॉम एक्सपेक्टेड मेंडल रेशियो chi-square test gives a value lower than critical value at a given significant levels. What is the correct interpretation? इसके लिए करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है? एक हमने जेनेटिक का एक्सपेरिमेंट करा जिसमें हमने देखा कि फिनोटाइपिक काउंट जो है वो डेविएट हो गया मेंडल के दिए हुए रेशियो से। काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो कम आया क्रिटिकल वैल्यू से। ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है? तो ये जो है हमारा दर्शाता है नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड शोइंग ऑब्जर्व डेटा मच एक्सपेक्टेड रेशियो विदाउट एनी वेरिएशन। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। हालांकि आयोग इसका आंसर कुछ चेंज भी कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ सडन राइज इन आर्टेरियल प्रेशर हार्ट रेट इज फ्लेक्सिबली एडजस्टेड विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। मतलब आर्टेरियल प्रेशर अगर बढ़ जाए तो हार्ट रेट भी एडजस्ट होती है बिना हमारे कंट्रोल करे हुए। मतलब हमारे हाथ में नहीं है हार्ट बीट को कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी चीज एक्सप्लेन करती है इसको? ठीक है, इसको कौन सी चीज कार्डियक एनाटॉमी में और न्यूरल रेगुलेशन को हार्ट बीट के दौरान क्या एक्सप्लेन करता है? ठीक है, मतलब आर्टेरियल प्रेशर अगर बढ़ जाए तो हार्ट रेट जो है हमारे बिना कॉन्शियस के या हमारे बिना कंट्रोल के एडजस्ट होती है। तो इसके लिए कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए बैरो रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कैरोटिड और आउटिक बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो है इसके लिए टोटल रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आप हार्ट का जब पढ़ेंगे हार्ट के बारे में तो वहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड और एओटिक बैरो रिसेप्टर्स। वो उनका काम होता है ये हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करना। ठीक है, और हमारे बिना कंट्रोल के। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपसे स्टेटमेंट दी है, पूछा है कौन सा इनमें से करेक्ट है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सिमेट्रिक होता है, मीन विद मीन मीडियन मोड कोइंसाइडिंग एट द सेंटर। ठीक है, इसके लिए अगला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विद टू पॉसिबल आउटकम्स इन ईच ट्रायल। ठीक है, अगला है द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज सुटेबल फॉर मॉडलिंग रेयर इवेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट ओवर अ फिक्स इंटरवल स्पेशली व्हेन द मीन रेट इज लो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर वन भी सही है, टू भी सही है, थर्ड भी सही है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जिसमें तीनों सही है, तो वो दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीनों ही स्टेटमेंट
सही है। पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सूटेबल होता है मॉडलिंग रेयर इवेंट्स के लिए, जिसमें इंडिपेंडेंटली होता है फिक्स्ड इंटरवल पर और स्पेशली जब मीन रेट इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माइग्रेटरी बर्ड यूजेस फोटो पीरियड क्यूज फॉर सीजनल मूवमेंट shows visual and acoustic courtship displays and return to specific breeding site which explain integrated communication sexual behavior और migration and instinct। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फोटो पीरियड इंड्यूस करता है एंडोक्राइन कंट्रोल जो माइग्रेशन में हेल्प करता है, कोर्टशिप सिग्नलिंग में हेल्प करता है, मेट सिलेक्शन में हेल्प करता है और नेविगेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, फोटो पीरियड इंड्यूस करता है एंडोक्राइन कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है रूरल प्रोग्राम जो इंटीग्रेट करता है बायो रिसर्च बेस्ड एंटरप्राइजेज फॉर सुटेबल इनकम, विच ऑप्शन करेक्टली लिंक्स ईच प्रैक्टिसेस विद इट्स बायोलॉजिकल बेसिस एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है इनमें से कौन सी चीज से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, सेरीकल्चर जो है सिल्क वॉर्म से होता है, सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म जिससे आपको सिल्क मिलता है, एपीकल्चर हनी बी के लिए होता है, बी के लिए होता है जिससे आपको हनी मिलता है, वैक्स मिलता है, लैक जो होता है ये आपको रेजिन और इंसेक्ट से मिलता है। ठीक है, लैक जो है आपको रेजिन मिलता है और इंसेक्ट से मिलता है। ठीक है, तो हाँ, आपका बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, जबकि औरों में लिखा है एपीकल्चर से सिल्क वॉर्म देता है, तो नहीं, एपीकल्चर गलत है। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी के लिए। दूसरा है लाक, लाक कल्चर यूज एल्गी फॉर रेजिन, तो नहीं, ये एल्गी वेल्गी से कुछ नहीं होता। पाइसिकल्चर प्रोड्यूस फिश while apiculture and lark produce dependent on vertebrate for commercial product, तो नहीं, ये वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, ये होते हैं इनवर्टिब्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपको करेक्टली डिस्टिंग्विश करता है मेडुसा फ्रॉम अ पॉलिप, इनमें से कौन सा मेडुसा को अलग करता है पॉलिप से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो होता है कि मेडुसा जो है वो एक फ्री लिविंग होता है जिसमें ओरल सरफेस नीचे की तरफ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मेडुसा इज फ्री स्विमिंग होता है विद ओरल सरफेस डाउनवर्ड। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन डार्विन्स फ्रॉग, जो डार्विन फ्रॉग है राइनोडर्मा डार्विनी, टेडपोल कहाँ पर डेवलप होता है। तो टेडपोल डेवलप होता है मेल के वोकल पाउच में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैक्रो इवोल्यूशन और मेगा इवोल्यूशन के बारे में पूछा है, स्केल प्रोसेसेस और इवोल्यूशनरी आउटकम के हिसाब से इसमें पूरा आपसे पूछा गया है। ठीक है, जबकि मैं आपको बताता हूँ जो मैक्रो इवोल्यूशन है वो होता है लार्ज स्केल इवोल्यूशनरी जो चेंजेस होते हैं उसके लिए होता है, जबकि जो मैक्रो इवोल्यूशन होता है लार्ज स्केल के लिए, और जो मेगा इवोल्यूशन होता है वो होता है स्पीसीज रिलेटेड टर्म्स के लिए। ठीक है, स्पीसीज लेवल पर जो होता है इवोल्यूशन उसके लिए यूज़ होता है मेगा वर्ड। तो यहाँ पर सेम लिखा है, मैक्रो होता है लार्ज स्केल, मेगा जबकि होता है ओरिजिन ऑफ हायर टैक्सोनॉमिक ग्रुप थ्रू मेजर स्ट्रक्चरल इनोवेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आपको ये देखना है कि इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो नेपुलस जो है, नेपुलस लार्वा जो है इसमें स्पाइनी कैरास्पेस और सेगमेंटेड एब्डोमेन होता है जो कि प्लैंक्टन लाइफ के लिए होता है। तो ए का क्या हो गया 4, ए का क्या हो गया 4। ऑप्शन देखो ए का 4 किस में है, ए का 4 किस में है, एक ही में है। ए का 4 जो है आपका एक ही में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सीधा-सीधा यहीं से ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है? क्योंकि नेपोलिस में पूछा है तो आपको ये पता है कि जिसका लार्वा होता है उसमें स्पाइनरी कैरापेस होते हैं और सेगमेंटेड एब्डोमेन होता है। तो ए का 4 ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है टॉक्सिसिटी, एंटीपोडोटल मैकेनिज्म और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन इनमें करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो ये देखते हैं कि सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी अराइज व्हेन अ टॉक्सिकेंट टारगेट बायोमोलिकुलर पाथवे और रिसेप्टर दैट आर प्रेजेंट इन पेस्ट बट एब्सेंट और लेस सेंसिटिव इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। एंटीडोट जो है वो केमिकली न्यूरलाइजेशन होते हैं, रिसेप्टर एंटागोनिज्म होते हैं, एनहांस करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन को पाथवे और रिड्यूस करते हैं टॉक्सिक इफेक्ट, ये भी सही है। मतलब एंटीडोट और उसका टॉक्सिन ये दोनों आपस में अपोजिट
होते हैं, मतलब एंटागोनिस्ट बिहेवियर शो करते हैं दोनों का। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट strategies aim to reduce exposure and risk by regulating use, improve disposal practices and promoting safety alternative। तो ये भी सही है। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों ही सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वही, फिर आपको मैच द फॉलोइंग है, यही आपको इसमें मैच करना है। ठीक है। एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज ये क्या करता है? ये क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन का एक्टिवेशन करता है एक्टिव एंजाइम में। ठीक है, तो मतलब ए का 4। तो ए का 4 जो है वो हमारे बी में भी है और ए में भी है, मतलब इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर होने वाला है। ठीक है। अगला है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? तो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन करते हैं पॉलीपेप्टाइड का स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बी का क्या हो गया? 1। बी का बी का नहीं, बी का 1 नहीं होगा, बी का होगा बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन करते हैं फैट का, एनहांसिंग लाइपेज एक्टिविटी। तो हमारा बी का क्या होगा? 2 होगा। बी का 2 है, ए का 4 है। ए का 4 है, बी का 2 है। अब बी दोनों में सेम आ रहा है। अब देखते हैं लैक्टियल्स को। लैक्टियल्स का काम होता है इंटेस्टाइनल विलाई में। इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ काइलोमाइक्रोन्स इनटू लिम्फ। काइलोमाइक्रोन्स में एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट का होता है काइलोमाइक्रोन्स का लिम्फ में। तो सी का हो गया 3। तो सी का हो गया 3, तो सी का 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब जो बचा है उसका तो ए ही आंसर होगा। ठीक है। तो डी का क्या होगा? 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाँ, एचसीजी जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो आपको ऑलरेडी पता है कि कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम से ही आगे हार्मोन निकलते हैं फिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फीचर बेस्ट डिस्टिंग्विश करता है यूथेरियन को मार्supial से? यूथेरियंस को मार्supial से। तो देखा जाए तो यूथेरियंस में क्या होता है? प्लेसेंटा मौजूद होता है। तो हमारा ऑप्शन में देख लो कहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नहीं ये दोनों में होगा। मेमोरी ग्लैंड्स भी दोनों में पाए जाते हैं। बॉडी पे हेयर्स भी दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो प्लेसेंटा है वो सिर्फ यूथेरियन मैमल्स में पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि सेमी एरिड रीजन में फेसिंग करता है रैपिड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को इम्प्लीमेंटेड रेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन, watershed development और community participation, which interpretation explain their combined role in sustainable resource and conservation। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल एक्सट्रैक्शन, रिचार्ज एनहांसमेंट, स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट, एल्जिन रिसोर्स यूज विद इकोलॉजिकल लिमिट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए बैक्टीरियम गेन्स अ मेटाबॉलिक ट्रेट आफ्टर एक्सप्लोजन टू एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए व्हाइल अनदर ट्रांसफॉर्म्स जीन वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्वॉल्विंग एफ फैक्टर। कहने का मतलब है दूसरे में तो एफ फैक्टर इस्तेमाल हुआ है, एक में क्या हुआ है? एफ फैक्टर इस्तेमाल हुआ है। कौन सा? एफ फैक्टर। और एफ फैक्टर आपको पता है किस में इस्तेमाल होता है? कॉन्जुगेशन में। ठीक है। पहले में क्या हुआ है? ए बैक्टीरियम गेन्स अ मेटाबॉलिक ट्रेट आफ्टर एक्सपोजर टू एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए while other transfers gene via direct contact effector, which explanation integrate these mechanism with plasmid and episome role। Transformation involves uptake of free DNA while conjugation requires F plasmid may exhibit independently or as episome। ठीक है। अगला है कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व करता है ओनली क्रोमोसोमल जीन, नहीं। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन वायरल मीडिएशन, नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन में वायरल मीडिएशन नहीं होता है, मतलब वायरस का कोई रोल नहीं होता। एपिसोम्स आर सोली वायरल डीएनए, तो नहीं, ये भी गलत है। तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है फ्री डीएनए, और जबकि जो कॉन्जुगेशन में एफ प्लाज्मिड जो है वो एग्जिस्ट हो सकता है इंडिपेंडेंटली और एपिसोम की तरह। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि न्यूक्लियोसोम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ओनली ऑफ लिंकर डीएनए, तो गलत है। डीएनए इज वाउंड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन, तो ये देखते हैं अभी।
डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स, तो नहीं, आरएनए नहीं होता है। हिस्टोन आर अरेंज्ड एज सिंगल लीनियर प्रोटीन, तो लीनियर प्रोटीन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें लिखा गया है डीएनए इज बाउंड अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। एक डीएनए है, वो लिपटा होता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, क्योलादेव नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सुंदरबन। सबसे पहले बात करते हैं गिर की। गिर फेमस है एशियाटिक लॉयन के लिए, तो सी का हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख लो सी का वन कहाँ पर है। अरे ये तो तीन जगह है सी का वन। अगला सुंदरबन क्या है, सुंदरबन के लिए है आपका मैंग्रोव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो। डी का है टू, डी का है टू, डी का है टू। अब आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब आपके बचे हैं ए और बी। अब आप देख लो नीलगिरी जो है वो सबसे पहला बायो रिजर्व था, तो मतलब ए का थ्री, ए का फोर, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा ए का थ्री, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड यूज करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पेल्विक गर्डल जो है कोलंबा में, वो क्या सही है। कोलंबा मतलब कबूतर, कबूतर में पेल्विक गर्डल के लिए क्या चीज़ सही है। तो ये लार्ज होता है, स्ट्रांग होता है और फ्यूज होता है सिनेक्रम बोन से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोबरा की गर्दन को फैलाकर फन हुड का निर्माण कर सकता है। ठीक है, यह फन लंबी इलोंगेटेड पसलियों द्वारा समर्थित होता है, तो बिल्कुल सही है। कोबरा कैन एक्सपेंड इट नेक टू फॉर्म हुड, कोबरा अपनी नेक को एक्सपेंड करता है ताकि वो हुड बना ले। ठीक है, हुड क्या होता है, सपोर्टेड होता है रिब से। ठीक है, तो ये भी सही है, मतलब दोनों ही आपके ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो बोथ आ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्लाज्मिड और बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट जीन है, इससे क्वेश्चन है ये। अ रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट विद अ ह्यूमन इंसुलिन जीन इज एक्सप्रेस्ड इन बैक्टीरिया व्हाइल अदर माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड ऑर्गेनिक एसिड, विच इंटरप्रिटेशन लिंक जेनेटिक इंजीनियरिंग विद माइक्रोबियल बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरिया कैनॉट एक्सप्रेस यूकारियोटिक जीन एंड इंडस्ट्रियल यूज डिपेंड्स ओनली ऑन अनमोडिफाइड नेचुरल स्ट्रेन, तो ये अलग है। ठीक है, हिंदी में भी इसको एक बार देख लेते हैं, हिंदी में भी आप यहाँ से एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जीन इंसर्शन अकर्स बाय रैंडम म्यूटेशन, नहीं, रैंडम म्यूटेशन से नहीं होता है। बैक्टीरिया कैनॉट एक्सप्रेस यूकारियोटिक जीन, तो ये गलत है। recombinant DNA enables targeted gene expressed in host while microbial metabolism is optimized for production of useful compound, तो नहीं, ये भी गलत है। Plasmid serves only structural role and industrial microbial reuse is unrelated to gene regulation और metabolism, तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, इन स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी, जो स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी है उसमें दो क्लोजली रिलेटेड हर्बीवोर हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं ओवरलैपिंग फूड रिसोर्स। ठीक है, मतलब दो क्लोजली रिलेटेड हर्बीवोर हैं जो उनकी फूड रिसोर्स जो है ओवरलैप हो रहा है। ओवर द टाइम वन शिफ्ट फीडिंग टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेम प्लांट वाइल इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पीसीज सो टेरिस्टोरियल स्पेसिंग। कहने का मतलब है एक ही प्लांट है, ये प्लांट है, और इसमें क्या होगी, एक एक ऑर्गेनिज्म खा रहा है पत्तियाँ, दूसरी खा रहा है इसकी ब्रांचेस। ठीक है, और ये ओवरलैप कर रहे हैं फूड रिसोर्सेज को। और फिर क्या हो गया कि किसी टाइम पीरियड बाद एक ने इसकी पत्तियाँ खानी चालू कर दी, एक ने इसकी टहनियाँ खानी चालू कर दी। तो अब आपको बताना है विच एक्सप्लेनेशन इंटीग्रेट दीज इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो नीच से शिफ्ट इंडिकेट्स म्यूचुअलिज्म, नहीं, तो गलत है। निशेष शिफ्ट एंड टेरिस्टोरियल स्पेसिंग अराइज फ्रॉम कॉमेंशियलिज्म, नहीं, कॉमेंशियलिज्म भी शो नहीं कर रहा है। फीडिंग शिफ्ट रिप्रेजेंट पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म तो नहीं हो रहा है। रिसोर्स पार्टीशनिंग रिड्यूस इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन वाइल टेरिटोरियलिटी लिमिट्स इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, तो ये इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि रिसोर्स की अगर पार्टीशन हो जा रही है तो ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को कम करता है। एक ने पत्तियां खानी कर दी, एक ने ब्रांचेस या टहनियां खानी चालू कर दी। वाइल टेरिटोरियलिटी लिमिट्स इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, तो यही ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रदूषित क्षेत्र में 19% हल्के पतंगे पुनः पकड़े गए, 40% गहरे पतंगे पुनः पकड़े गए। जबकि जो अप्रदूषित क्षेत्र है वहाँ पे 12.5% हरे पतंगे पुनः पकड़े गए, जबकि 6% गहरे पतंगे पुनः पकड़े गए। यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक तो पॉल्यूटेड एरिया है और एक अनपॉल्यूटेड है। पॉल्यूटेड एरिया में 19% से अनपॉल्यूटेड में हो रहा है 12.5%, ठीक है? और यहीं पर जो डार्क मोथ है इनकी कंडीशन 40% से 6% हो गई, ठीक है? तो अगर आप इन दोनों को कंपैरिज़न से पढ़ोगे ना तो ये एग्ज़ाम्पल है फिटेस्ट का, मतलब नेचर में कौन कैसे फिट हो सकता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी से ये थोड़ा बहुत मेल करता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये फिटनेस से रिलेटेड है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए फिटनेस वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। फिटनेस इज़ एनवायरमेंटल डिपेंडेंट, फिटनेस जो है वो एनवायरमेंटल पे डिपेंड करता है, ठीक है? इसीलिए आप इनकी परसेंटेज में इतना डिफरेंस देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट सो रिड्यूस एपेटाइट, मतलब एक एक आदमी है उसको भूख कम लगती है, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, एसिड का सीक्रेशन उसके पेट में कम हो गया है, और डिलेड डाइजेशन आफ्टर फूड, फूड का डाइजेशन भी उसमें देर में होता है। विच एक्सप्लेनेशन लिंक्स एपेटाइट रेगुलेशन विद कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, हार्मोनल एपेटाइट कंट्रोल सप्रेशर डाइजेस्टिव सीक्रेशन फूड अंटिल एनर्जी बैलेंस इज रिस्टोर्ड, ठीक है? अगला है डाइजेस्टिव सीक्रेशन बिगिंस ओनली आफ्टर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूरल हार्मोन, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला है एपेटाइट डिपेंड ओनली ऑन गैस्ट्रिक डाइजेशन, तो नहीं, ओनली ऑन तो गलत है। हाइपोथैलेमिक सेंटर एंड हार्मोन सच एज ग्रेलिन एंड लेप्टिन मॉड्यूलेट वेगल एक्टिविटी रेगुलेटिंग डाइजेशन सीक्रेशन, तो देखो ग्रेलिन जो है ना वो हार्मोन रिलेटेड होता है हंगर से, भूख से ये रिलेटेड होता है हंगर, ठीक है? तो मतलब यही आपका इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, फिर से आपको मैच द फॉलोइंग करना है, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, ऑस्ट्रिक्टीज और एम्फीबिया। तो जब आप इस चारों ऑप्शन को देखेंगे ना तो आप इनको पढ़ेंगे दोबारा, तो यूरोकोडेटा में जो है लार्वल स्टेज शो कॉर्डेट फीचर, अडल्ट ऑफन डिजनरेट। यूरोकोडेटा के लार्वा में कॉर्डेट्स के कैरेक्टर होते हैं, जबकि अडल्ट में वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो ए का क्या हो गया, टू हो गया, ए का टू, दो ऑप्शन में है, ए में और बी में। अगला है सिफेलोकोडेट्स, सिफेलोकोडेट्स हमारे क्या होते हैं, तो सिफेलोकोडेट्स में क्या होता है कि persistence of notochord throughout life extending up to head region, मतलब इनकी पूरी जिंदगी भर नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट रहती है, किसमें, सिफेलोकॉर्ड्स में। तो टू का क्या हो गया, ए, मतलब बी का क्या हो गया, वन, तो बी का वन, बी का थ्री, तो ये ऑप्शन हमारा यहीं से गलत हो गया, मतलब तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, एक ही ऑप्शन हमारा सही है, ए का टू और बी का वन, ए का टू बी का वन सिर्फ ऑप्शन नंबर वन में ही है, तो इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर है, और क्वेश्चन हमको मैच करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे दो ही ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया है। चलो अगली तरफ, अगला क्वेश्चन है, व्हाई मोलस्कन शेल्स कंसीडर्ड एन इफेक्टिव एंटी प्रेडेटर एडेप्टेशन, मतलब मोलस्का के खोल को प्रभावी शिकारी विरोधी अनुकूलन क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो शिकारी के पकड़ द्वारा पकड़ने और संभालने की क्षमता को कम कर देते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। दे रिड्यूस्ड हैंडलिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रेडेटर्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूरोमेस्टिक इज ए हर्बीवोरस reptile adapted to arid environment. Which of the following combination best explains how it is structurally specialization support both right and water conservation, ठीक है? यूरोमेस्टिक्स के बारे में आपको इसमें बताना है। तो यूरोमेस्टिक हर्बीवोरस है, तो हर्बीवोरस की इंटेस्टाइन जो होती है ना वो लंबी होती है और वेल डेवलप होता है, सीकन होता है और सेल्यूलोज का उसमें डाइजेशन होता है। तो अब आप ये ऑप्शन चुन लो कहीं पे से। ऑप्शन नंबर ए में रिड्यूस इंटेस्टाइनल लेंथ नहीं है, हाईली एसिडिक स्टमक ये भी नहीं होगा, कार्निवोरक लाइक डेंटिशन विद शार्प टीथ नहीं है, इलोंगेटेड इंटेस्टाइन विद वेल डेवलप सीकम फॉर सेल्यूलर डाइजेशन, हाँ बस यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा इसी का, ठीक है?
क्योंकि हर्बीवोरस रेप्टाइल पूछा है, तो हर्बीवोरस में क्या होता है कि इंटेस्टाइनल उसकी वेल डेवलप होती है जिसमें सीकम होता है और सेलुलोज का भी डाइजेशन उसमें होता है, ठीक है? अलोंग विद एफिशिएंट किडनी प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेटेड यूरिन टू रिड्यूस वाटर लॉस। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन अ फील्ड सर्वे ऑफ ग्रासलैंड कम्युनिटी इंडिविजुअल्स ऑफ अ हर्बीवोरस इंसेक्ट स्पीसीज वर फाउंड टू occur in dense patches around a certain host plant with very low density elsewhere despite apparently suitable condition. Select the explanation the most accurately accounts for this distribution pattern in terms of population structure and ecological प्रोसेस। कहने का मतलब है एक जो हर्बीवोरस इंसेक्ट है वो एक जगह ना बिल्कुल डेंस पैचेस में पाया जाता है, मान लो एक प्लांट है तो उसके आसपास पाया जाता है, जबकि दूसरी जगह इसकी जो स्पीसीज़ का नंबर जो है ना वो काफ़ी कम है। तो ये किस तरीके से देखा जाता है, ठीक है? तो देखिए ये देखा जाता है जैसे एक प्लांट है उसके आस-पास ना बहुत सारे कीट रहते हैं, मतलब बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं। एक जगह तो ऐसा है और दूसरी जगह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दूसरी जगह उसके जो उसकी जो स्पीसीज़ का काउंट है वो कम है। तो ये देखा जाता है यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड है? तो नहीं, यूनिफ़ॉर्मली तो नहीं है। इवनली डिस्ट्रिब्यूटेड है? नहीं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट भी नहीं है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, यूनिफ़ॉर्म डिस्पर्सल भी नहीं है। क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम लोकलाइज्ड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंबाइंड विद लिमिटेड डिस्पर्सल एंड बिहेवियरल एग्रीगेशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है? मतलब यहाँ पे ना क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लम्प में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और लोकलाइज्ड रिसोर्स है, अवेलेबिलिटी कंबाइन हुई है यहाँ पर, ठीक है? लिमिटेड डिस्पर्सल है और बिहेवियरल एग्रीगेशन है। कहने का मतलब है स्थानीय संसाधन उपलब्धता, सीमित प्रसार और व्यावहारिक समूहन के कारण समूहित वितरण। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ग्रोथ इज इन सिंपल मेटामॉर्फोसिस अकर थ्रू। सिंपल मेटामॉर्फोसिस के लिए क्या होता है उसको हम बोलते हैं मोल्टिंग और ये होता है एग्डाइसिस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है यहीं पे पूछा है ट्रांसबाउंड्री लैंडस्केप है, प्रोग्राम इंटीग्रेट है, हैबिटेट कॉरिडोर है, एंटी पोचिंग एफर्ट्स है और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन है अक्रॉस कंट्रीज फॉर वाइल्ड रेंजिंग स्पीसीज विच एक्सप्लेन द लिंक द रोल ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजिंग इन अचीविंग दिस आउटकम। कहने का मतलब है एक ट्रांसबाउंड्री लैंडस्केप प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें हैबिटेट कॉरिडोर है, एंटी पोचिंग एफर्ट है, मतलब एक कोई भी शिकारी किसी शिकार को मार नहीं सकता, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन है पूरी कंट्री में और वाइड रेंजिंग स्पीसीज सभी प्रकार की प्रजाति के लिए। तो ये किसकी मदद से होगा, ठीक है? तो मतलब इसकी मदद के लिए किसने हेल्प करी है? तो गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्टेड एरियाज प्रोटेक्टेड एरियाज वाइल एनजीओ सपोर्ट रिसर्च फंडिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज को भी लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, उन्होंने हेल्प करी है, प्रोटेक्ट करा है एरिया को, और जो एनजीओ हैं उन्होंने रिसर्च करी है, फंडिंग करी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया है ताकि वहाँ पर जितने भी स्पीसीज हैं वो सब एक सही से रह रही हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शॉलिडॉन। इन शॉलिडॉन propulsion during swimming is primarily generated by lateral undulation of the body rather than by एक्टिव फ्लैपिंग ऑफ पेयर्ड फिन। बात करते हैं शॉलिडॉन की। शॉलिडॉन को बोलते हैं डॉगफिश। क्या होता है? शॉलिडॉन होता है डॉगफिश। और साथ ही में शॉलिडॉन एक प्रकार की होती है शार्क, ठीक है? ये दो बातें आपको पता होंगी। तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर है कि इसमें शॉलिडॉन जो है लेटरल प्रोपल्शन के लिए हेल्प करता है और इसमें एक्टिव फ्लैपिंग नहीं पाई जाती है फिन्स की। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, एजर्शन सही है। द myotomal musculature arranged in segmental blocks produces alternating contraction on either side of the body generating a wave that travels from head to tail। ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है कौन? मायोटोम्स। जो आपने देखे होंगे इस सॉलिडॉन की बॉडी में मायोटोम्स प्रेजेंट होते हैं, कितने? 60 के आसपास मायोटोम्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो एजर्शन और रीजन दोनों क्या है? सही है। और रीजन जो है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन किसके लिए यूज होते हैं? तो ये वेरिएबिलिटी के लिए, वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए इनका यूज होता है और स्कैटर ऑफ डेटा के लिए भी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
प्रसरण के मापों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आंकड़ों की परिवर्तनशीलता या प्रसार को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में फिर से आपका वही है, मैच द फॉलोइंग। साइनस वेनोसिस वेल डेवलप होता है डिस्टिंक्ट चैम्बर में। मेटानेफ्रिक किडनी किस में प्रेजेंट होती है? डबल सर्कुलेशन के लिए पूछा है और क्लोका रिसीविंग पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका साइनस वेनोसस नहीं, पहले देखते हैं मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक किडनी किस में होती है? रेप्टाइल्स में। ठीक है, मेटानेफ्रिक किडनी रेप्टाइल्स में होती है, तो मतलब बी का हो गया 3। बी का हो गया 3। बी का 3 हमारे 2 ऑप्शन में है, बी में और डी में। अब बात करते हैं सी का 1, सी का 1। सी का 1 यहाँ नहीं चेक करना है, मतलब अब चेक कर लेते हैं ए को। ए का 4 होगा या डी होगा? साइनस वेनोसस वेल डेवलप होता है किसमें? एम्फीबिया में या पाइसिस में? एम्फीबिया में या फिर हमारा पाइसिस में? तो ये हमारे वेल डेवलप होते हैं किसमें? पाइसिस में। साइनस वेनोसस वेल डेवलप होता है पाइसिस में, तो मतलब ए का क्या हो गया? 2 हो गया। ए का हो गया 2, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 59 का डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, औरों को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेलुलर डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन रेदर देन जीन लॉस इज अ प्राइमरीली बेसिक ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स एंड पोजिशनल सिग्नल प्ले अ रोल इन डायरेक्टिंग सेल फेट ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। अगला है वंस डिफरेंशिएटेड ऑल सेल्स इरिवर्सिबली लॉस द एबिलिटी टू चेंज देयर फेट अंडर एनी कंडीशन। तो नहीं, ये तो गलत है, थर्ड तो गलत है। ठीक है, अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं जहाँ जहाँ थर्ड है। थर्ड है तो ये गलत है, थर्ड है तो ये गलत है, थर्ड है तो ये गलत है। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इन इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन पेपर में एलिमिनेशन का हेल्प लेना था और अपने सही आंसर तक पहुंचना था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की क्राइटेरियन इन बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है वो क्या था? तो वो था रिप्रोडक्टिव कॉम्पेटिबिलिटी के लिए था। ठीक है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और ये दिया किसने था? ये दिया था अर्न्स्ट मेयर ने, ERNST, अर्न्स्ट मेयर, MEYER, अर्न्स्ट मेयर ने दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, दिया था अर्न्स्ट मेयर ने, और ये रिप्रोडक्टिव कॉम्पेटिबिलिटी के ऊपर बेस्ड था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग रैपिड एसेंट टू हाई ऑल्टीट्यूड। हाई ऑल्टीट्यूड जब आप कोई जाते हैं तो हाइपर वेंटिलेशन के कारण वहां पर ऑल्टर्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट विच एक्सप्लेनेशन इंटीग्रेट्स रेस्पिरेटरी रेगुलेशन विद गैसियस ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज। ठीक है, मतलब जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, आपकी आरबीसीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, मतलब जो हिमालय पे लोग रहते हैं, पर्वतों पे लोग रहते हैं, उनके बॉडी में आरबीसी ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके लिए क्या है, कहा गया है कि इस गैसियस ट्रांसपोर्ट चेंजेस को देखने के लिए कौन सी इसमें स्टेटमेंट बेस्ट है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है ये भी कीमो रिसेप्टर जो होते हैं हमारी हार्ट में, वही इस सब चीज़ को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका कैरोटिड और आउटिक कीमो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं लो ऑक्सीजन टेंशन को स्टिमुलेट करते हैं वेंटिलेशन को। इसके कारण CO2 का रिड्यूस्ड हो जाता है, अल्टर पीएच एंड हीमोग्लोबिन एफिनिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला है फ्रेश वाटर पॉन्ड रिसीविंग पीरियोडिक न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट शो इन इनिशियल राइज इन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हिंदी में इसको देख लेते हैं। एक मीठे पानी के तालाब में समय समय पर पोषक तत्वों की वृद्धि होने पर प्रारंभ में प्राथमिक उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, जिसके बाद घुलित ऑक्सीजन में कमी आ जाती है और उच्च पोषक स्रोतों का ह्रास होता है। कहने का मतलब है मीठा पानी तालाब में जब समय समय पर पोषक तत्व इसमें बढ़ जाते हैं तो इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन उसमें डिजोल्व हो जाता है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन और वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो ऑक्सीजन लेते रहते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन हो जाती है वो कमी हो जाती है और उच्च पोषण
स्तरों का ह्रास हो जाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्रों के होमियोस्टेसिस में व्यवधान तथा उसके बाद परिवर्तन का कौन-सा स्पष्टीकरण उपयुक्त है? ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ती हुई उत्पादकता उद्घटन जनित ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करती है, जो प्रतिपुष्टि नियंत्रण की क्षमता से अधिक होकर संतुलन को परिवर्तित कर देती है, या फिर उच्च पोषक तत्व सूक्ष्मजीवी क्रियाओं को दबाते हैं, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता। होमियोस्टेसिस बना रहता है क्योंकि जीव आबादी समायोजन के मध्य से अजैविक परिवर्तनों को संतुलित कर लेती है, तो नहीं, संतुलित तो नहीं कर सकता है कहीं पर भी। पोषक तत्वों की वृद्धि उत्पाद जैवभार को बढ़ाकर और पोषण संतुलन बनाए रखकर होमियोस्टेसिस को स्थिर करती है। ए और बी में से कोई आंसर होगा, तो देख लेते हैं एक बार दोबारा। बढ़ी हुई उत्पादकता उपघटन जनित ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करती है, ठीक है। उत्पादकता बढ़ जाएगी तो ये ऑक्सीजन लेगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, जिसके कारण वहाँ पे कमी हो जाएगी। तो प्रतिपुष्टि नियंत्रण की क्षमता से अधिक होकर संतुलन को परिवर्तित कर देती है। हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताना है फर्न्स के बारे में, व्हिस्की फर्न्स के बारे में और हॉर्सटेल इंडिकेट्स, ये क्या दर्शाता है? फर्न, विस्क फर्न तथा हॉर्सटेल के मध्य विकासीय संबंध यह दर्शाता है कि इन समूहों का एक समान पूर्वज था, जिससे भिन्न-भिन्न वंशों का विभाजन हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हुआ कि इनका ना शेयर्ड कॉमन एंसेस्टर है, जो आगे जाके डाइवर्ज हुआ अलग-अलग डिस्टिंक्ट लिनिएजेस में। ठीक है? अगला अगला क्वेश्चन है, जिंको सीड के बारे में आपको बताना है। तो दे रिजेंबल स्मॉल प्लम्स, बिल्कुल सही है। दे आर एनक्लोज इन ट्रू फ्रूट्स, तो नहीं, फ्रूट्स नहीं होता है। जिंको बाइलोबा क्या है, ये एक बेसिकली जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होता है। फ्रूट क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें ओव्यूल जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ओव्यूल ओवरी कन्वर्ट होती है, इसमें ओव्यू जो क्या है, ट्रू फ्रूट नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें ट्रू फ्रूट जो है नहीं पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, और इसमें फ्लैशी आउटर कवरिंग होती है। तो हमें देखना है ऑप्शन नंबर 2 मेरा गलत है, ऑप्शन नंबर 2 मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जिनको क्या है, जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म में एनक्लोज्ड फ्रूट नहीं पाया जाता है, ठीक है। ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ओवरी जो होती है ये हमारी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ठीक है? और जो इसकी कवरिंग होती है, वो इसके बाहर के आवरण को बनाती है, जबकि वो एनक्लोज़ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, नेकेड होता है। इसमें जो सीड होता है, वो नेकेड होता है, ठीक है? तो ये एनक्लोज़्ड फ्रूट जो है, इसमें नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत था। 2 हमने देख लिया, हमारे 3 ऑप्शन में 2 था, टी 2 गलत हो गया और हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑटोमैटिकली सही हो गया, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है एम्ब्रियो सैक जो है वो एंजियोस्पर्म में किससे बनता है? तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इससे बनता है हमारा क्या, एम्ब्रियो सैक। फंक्शनल मेगास्पोर बनाता है एम्ब्रियो सैक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो स्टेम में ऑफन रिजल्ट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव कैम्बिया, एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम, ये है। अगला है, in certain plants, additional cambia arises only from vascular cambium, producing a single continuous vascular bundles। ठीक है, तो यहाँ पर एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में शो होती है, तो ये तो सही है, लेकिन किसी प्लांट में कैम्बिया राइजेस ओनली फ्रॉम वस्कुलर कैम्बियम, तो ये गलत है। तो मतलब एजर्शन तो सही है, रीजन फॉल्स है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है, टेरिडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरी प्रोड्यूस दो टाइप ऑफ स्पोर्स एंड रिप्रोड्यूस गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंस, मेकिंग ए स्टेप टुवर्ड सीड हैबिटेट। द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, हेट्रोस्पोरी के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आपसे पूछे गए हैं। लॉस ऑफ फर्टिलाइजेशन थ्रू डायरेक्ट या फ्यूजन ऑफ स्पोरोफाइटिक फेज, प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल स्पोर्स फॉर्मिंग बाइसेक्सुअल फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, elimination of gametophytic phase with direct sporophyte development from spores, या एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट विद डिफरेंशिएशन इनटू मेल एंड फीमेल फॉर्म। तो हेटरोस्पोरी में क्या होता है, यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि एलिमिनेशन होता है गैमेटिक फेज का विद डायरेक्ट स्पोरोफाइट डेवलपमेंट फ्रॉम
स्पोर्ट्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और हेटेरोस्पोरी सबसे पहले देखी जाती है टेरिडोफाइट्स में, और जो सीड हैबिटेट के लिए एक पहला स्टेप माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्ली टैक्सोनॉमिस्ट ग्रुप्ड ऑर्गेनिज्म यूजिंग ऑब्जर्वेबल सिमिलैरिटी, जो पहले वाले टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करा ऑब्जर्वेबल सिमिलैरिटी के हिसाब से। इसमें लिमिट, इस अप्रोच को लिमिट किसने किया, हमें ये बताना है। डिपेंडेंस ऑन फॉसिल एविडेंस विदाउट डिस्टिंग्विशिंग डिराइव फ्रॉम एंसेस्ट्रल ट्रेट, रिलायंस ऑन मॉलिक्यूलर डेटा विदाउट डिस्टिंग्विश डिराइव फ्रॉम एंसेस्ट्रल ट्रेट, neglect of derived and ancestral character states causing artificial grouping, exclusion of plants and fungi without distinguishing derived and ancestral traits। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं neglect of derived and ancestral character states causing artificial grouping, मतलब व्युत्पन्न एवं आदिम लक्षणों की उपेक्षा जिसके कृत्रिम समूह बनते हैं। तो या तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ठीक है, या फिर इसका हो सकता है रिलायंस ऑन मोलर मॉलिक्यूलर डेटा विदाउट डिस्टिंग्विशिंग डिराइव्ड एंड एंसेस्ट्रल ट्रेट। तो अगर हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी के हिसाब से आंसर करें कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी मॉलिक्यूलर डेटा पर बेस्ड है, ठीक है, तो इसका आंसर एक तो सी हो सकता है या फिर इसका आंसर बी हो सकता है। इन दोनों में से एक आंसर इसका होगा। देखते हैं आयोग किसको आंसर मानता है। अगर मैं ऑब्जर्वेबल सिमिलैरिटीज के हिसाब से बात करूं कि उनके हिसाब से, तो उनके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन मैं अभी के लेटेस्ट की बात करूं तो वो है मॉलिक्यूलर डेटा के ऊपर बेस्ड था, तो इसलिए आंसर इसका सी भी हो सकता है। हमें लिमिट्स बतानी है ना कि लिमिट क्या है करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन सम रीजन साइकस इज यूज फॉर फूड इकोलॉजिकल फंक्शन ऑल्दो इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग कॉजेज टॉक्सिसिटी, इट्स यूटिलिटी इज ऑल्सो लिंक टू सिम्बायोसिस, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय, ठीक है। साइकस के बारे में बात चल रही है, साइकस के बारे में ही आपको बताना है। तो साइकस प्रोवाइड करता है सागो आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन, हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इन कोरोलॉइड रूट पाई जाती है, और जिसको ऑर्नामेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इस प्लांट को। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है, फाइकोलॉजिस्ट है, सर्वे करता है फ्रेश वाटर में और मराइन हैबिटेट्स में, नोट करते हैं एल्गल फॉर्म को फ्रॉम यूनिसेलर मोटाइल सेल्स टू लार्ज मल्टीसेलर थैलाई विद टिश्यू लाइक डिफरेंशिएशन वेयर स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी डज नॉट स्ट्रिक्टली रिफ्लेक्ट्स फाइलोजेनेटिक एडवांसमेंट, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय, ठीक है। एक फाइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने सर्वे किया फ्रेश वाटर और मराइन हैबिटेट्स का, जहाँ पर उन्होंने देखी एल्गल फॉर्म जो यूनिसेलर भी हैं, मोटाइल सेल्स भी हैं और लार्ज भी हैं, मल्टीसेलर थैलस भी हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन भी पाया गया है और स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी भी है, ठीक है, जो कि दर्शाता है फाइलोजेनेटिक एडवांसमेंट को नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो ये किससे वो एक्सप्लेन कर सकते हैं या किससे एक्सप्लेन किया गया है। एल्गल थैलाई रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलर टू कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर फॉर्म्स विद कॉम्प्लेक्सिटी नॉट नेसेसरली इंडिकेटिंग इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम, ब्लैक पेपर किससे ऑब्टेन करते हैं, ब्लैक काली मिर्च किससे प्राप्त होती है, तो ड्राइड फ्रूट, ड्राइड फ्रूट आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला है, प्लांट टिश्यू कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, प्लांट टिश्यू ब्रॉडली वे में कैटेगराइज कर सकते हैं एबिलिटी उनकी डिवाइड और डिफरेंशिएट की। इसमें बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर आपको इसमें बताना था, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती हैं, वो हमेशा डिवाइडिंग फेज में रहती हैं, वो एक्टिवली डिवाइड करती हैं। तो यही ऑप्शन आपको चुनना था, डिवाइड से कोई रिलेटेड कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, सेल्स एक्टिवली डिवाइड, बस यही आंसर आपको टिक कर देना था। आपको अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में एक दो लाइनें भी पता होती तो आप यहाँ तक पहुँच सकते थे कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती हैं एक्टिवली डिवाइड करती हैं, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, बस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से एजर्सन और रीजन बताना है। क्लैमाइडोमोनास में लाइफ साइकिल में प्रीडोमिनेंटली हैप्लॉन्टिक होता है, जाइगोट जो है डिप्लॉइड होता है, तो बिल्कुल सही है। अगला है, वॉल्वॉक्स में असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, और जाइगोटिक मियोसिस रिस्टोर करता है हैप्लॉटिक फेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये दोनों ही करेक्ट हैं, बट रीजन जो है ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये क्लाइमेडोमोनास की बात कर रहा है, एक वॉल्वॉक्स की बात कर रहा है।
तो बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसका क्या-क्या इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन है, तो बहुत क्वेश्चन सिंपल सा है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कौन सा है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले और क्वेश्चन में आपसे फिर से वही पूछा है, मैच द फॉलोइंग, इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्या है? रोज़ेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी, लेग्यूमिनेसी जनरल है और यहाँ पर पेपिलिनिडी के रिगार्डिंग में आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रोज़ेसी में क्या होता है? रोज़ेसी में हाइपेंथेडियम होता है, पेरिगैनस और एपिगैनस फ्लावर। तो ए का तो मतलब हो गया 3, ए का कन्फर्म है 3, ए का 3 2 केस में है, तो मतलब 2 हमारे ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। अब बात करते हैं बी की, लेग्यूमिनेसी पेपिलिनिडी। पेपिलिनिडी का जो केस होता है, पेपिलिनिडी वाले केस में क्या होता है, पेपिल्यूनेसी कोरोला होता है, डाइडेल्फिस स्टैमेन होता है, तो बी का हो गया 1। बी का 1 कहाँ पर है? पहले ऑप्शन में है, तो ये 1 पे आंसर टिक लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें है साइलोटम को क्या दर्शाता है, ठीक है। ट्रू रूट एंड लीव्स, कोन्स, लार्ज कंपाउंड लीव या डाइकोटोमसली ब्रांच स्टेम। तो साइलोटम में डाइकोटोमसली ब्रांच स्टेम पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है सीड इवोल्यूशन टेरिडोफाइट में जिसको लिंक्ड होता है हेटेरोस्पोरी से, रिलेशनशिप किससे दर्शाया जाता है, ठीक है। हेटेरोस्पोरी से सीड फॉर्मेशन प्रोसीड विदाउट म्यूटिक डिवीजन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड स्पोर डेवलपमेंट। हेटेरोस्पोरी एलिमिनेट करता है फर्टिलाइजेशन को और परमिट करता है डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट गैमेट फ्यूजन। सीड अराइज डायरेक्टली फ्रॉम माइक्रोस्पोर विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ मेगास्पोर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या हेटेरोस्पोरी कॉज डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम डिस्टिंक्ट स्पोर्स, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा है बेट्रैकोस्पर्मम जो कि एक रेड एल्गी है और पडानिया जो एक ब्राउन एल्गी है, इनके बारे में पूछा है आपसे। तो बोथ बेट्रैकोस्पर्म एंड पेडानिया एग्जिबिट आइडेंटिकल लाइफ साइकिल विद आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो नहीं, ये तो गलत है। अगला है पेडानिया लैक्स अ क्लियर डिफाइंड स्पोरोफिटिक फेज, तो नहीं, स्पोरोफिटिक फेज इसमें होता है। अगला है बेट्रैकोस्पर्मम शोज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो नहीं, डिप्लॉन्टिक नहीं है। और स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सच एज कॉन्सेप्टिकल्स, तो नहीं, ये नहीं है। अगला है बेट्रोस्कोस्पर्मम हैज फ्रेश वाटर फिलामेंटस थैलस विद पोस्ट फर्टिलाइजेशन कार्बोस्पोरोफाइट, फ्रेश वाटर भी है, फिलामेंटस थैलस भी है। वेयरएज पडाइना हैज अ मराइन पैरेनकाइमेटस थैलस विद ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो हाँ, इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है और पैरेनकाइमेटस भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है मार्शिलिया के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट गैमेट प्रोडक्शन एलिमिनेटिंग अ डिस्टिंक्ट गैमेटोफाइटिक फेज, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन रिप्लेसिंग लीव्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर एंक्लोजिंग स्पोरेंजिया इनेबलिंग डिलेड जर्मिनेशन, न्यूट्रिएंट स्टोरेज स्ट्रक्चर विदाउट रिप्रोडक्टिव रोल। इसमें स्पोरोकार्प का सिग्निफिकेंस पूछा था मार्शिलिया में, ठीक है। मार्शिलिया में स्पोरोकार्प का सिग्निफिकेंस, जो स्पोरोकार्प क्या है, तो ये एक मॉडिफाइड स्पोरेंजिया है और जो डिले करता है जर्मिनेशन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोबारा से आपको फिर से यहाँ मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, आपको मैचिंग करनी है। ग्लोयोट्राइकिया क्या होता है? इसमें ट्रू ब्रांचिंग होती है, हेटेरोसिस्ट होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन ये है, मोटिलिटी बाय ऑसिलेशन विदाउट फ्लैजिला इन एब्सेंस ऑफ हेटेरोसिस, दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा है कॉलोनिया फिलामेंटस विद बेसल हेटेरोसिस ट्राइकोम्स और चौथा है प्रोकार्योट्स विद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बट नो क्लोरोप्लास्ट। तो ग्लोचिडिया, ऑसिलटोरिया, स्काइटोनीमा और साइनोबैक्टीरिया, ये 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ग्लूटिक्योट्राइका क्या होता है? इसमें ट्रू ब्रांचिंग होती है, मतलब ए का हो गया 1। ए का अगर मैं 1 लगाता हूँ तो ए का 1, ए का 1, तो ए का 1 सिर्फ़ एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो मेरा यहीं से ये करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। बाकी बात करते हैं ऑसिलेटोरिया की, तो ऑसिलेटोरिया में क्या होता है? कॉलोनियल फिलामेंट होता है, बेसल हेटेरोसिस्ट होता है,
स्काइटोनीमा में क्या होता है? स्काइटोनीमा में मोटिलिटी बाय ऑसिलेटरी ऑसिलेशन होता है, बिना फ्लैजिला होता है और इसमें हेटेरोसिस नहीं पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रोकार्योटिक है, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और क्लोरो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है बट क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एक लाइकेनोलॉजिस्ट है, नोट्स वो नोट करते हैं कि कुछ लाइकन डिस्पर्स करता है डायस्पोर से कंटेनिंग बोथ सिम्बायोट्स वेयर एज अदर्स प्रोड्यूस फंगल स्पोर्स रिक्वायरिंग रीएसोसिएशन विद अ compatible photobiont classification schemes preferentially emphasize one partner this is best explained by। कहने का मतलब है लाइकन्स के बारे में पूछा गया है, बस लाइकन्स के बारे में पूछा गया है जिसमें दोनों सिम्बायोट्स के फॉर्म में रहते हैं, दोनों सिम्बायोट्स के फॉर्म में जिसमें रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि sexual reproduction involve coordinated meiotic events in both partner with classification assigning equal taxonomic weight to each symbiont। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इसका आंसर जो है इस वाले क्वेश्चन का लाइकेनोलॉजिस्ट का, ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। यहाँ पर होना चाहिए सोरिडिया एंड इसिडिया डिस्पर्स बोथ पार्टनर टुगेदर वेयर एज एस्कोस्पोर्स रिक्वायर्स रीएसोसिएशन क्लासिफिकेशन रिलाइज मेनली ऑन फंगल पार्टनर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिशन म्यूटेशन आर मोर कॉमन देन ट्रांसवर्सन म्यूटेशन। बिल्कुल सही है। ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स क्या होता है कि सेम क्लास में होता है, जैसे प्यूरिन प्यूरिन को रिप्लेस करेगा, पायरिमिडिन पायरिमिडिन को, कॉजिंग लेस स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर इन डीएनए। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एजर्जन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, लाइकन सर्व एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी पर्टिकुलरली फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। ये इफेक्टिवनेस किसकी वजह से होती है? तो ये करता क्या है, ये डायरेक्ट एब्जॉर्व करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी टू एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में एफिड्रा के बारे में पूछा है। एफिड्रा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है गैमेटोफाइट ड्यू टू इट्स फार्मास्यूटिकल वैल्यू। फार्मास्यूटिकल वैल्यू के बारे में पूछा है, तो आपको ये पता होना चाहिए एफिड्रा से एफिड्रिन नाम की एक दवाई जो है वो हमें प्राप्त होती है, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होती है। तो देखना ऑप्शन में कहाँ पे है, सोर्स ऑफ एफिड्रिन यूज्ड इन मेडिकल फॉर्मुलेशन फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्लांट ऑयल एंड शुगर वेरी बाय सोर्स टिश्यू एंड स्टोरेज फॉर्म, विच ऑप्शन करेक्टली मैच एन ऑयल प्लांट एंड शुगर प्लांट। ऑयल प्लांट और शुगर प्लांट को मैच करना है। कोकोनट रूट स्टोरिंग ऑयल, बीटरूट में लीव स्टोर करता है सुक्रोज को, मस्टर्ड में एंडोस्पर्म स्टोर करता है ऑयल, और शुगर केन रूट स्टोरिंग स्टोर्स, शुगर केन में रूट स्टोर करती है स्टोर्स को, गलत है। कैस्टर में पेरिकार्प स्टोरिंग ऑयल, कैस्टर में पेरिकार्प नहीं, तो ये भी यहाँ पर गलत है। कोकोनट में रूट स्टोर करता है ऑयल को, नहीं, रूट गलत है। ग्राउंड नट में कॉटिलेडॉन स्टोर करता है ऑयल को, बिल्कुल सही है। शुगर केन में स्टेम स्टोर करती है सुक्रोज को, बिल्कुल सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा है, इनमें से कौन सा ट्रू मॉस नहीं है? आयरिश मॉस, ट्रू मॉस या मॉस गैमेटोफाइट, पीट मॉस या रॉक मॉस। तो देखो आयरिश मॉस एक ट्रू मॉस नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आयरिश मॉस एक टाइप की शायद एल्गी होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफाइटा के लिए कौन सा जो इसके लाइफ में करेक्टली डिस्क्राइब करता है ये बताना है आपको। ठीक है, गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट while sporophytic is reduced to a single cell stage. Sporophyte is dominant and multicellular. Sporophyte and gametophyte are identical and equal dominant. Diploid stage is absent, only gametophyte is present. आपको किसके बारे में पूछना है? क्लोरोफाइटा के बारे में। क्लोरोफाइटा के केस में क्या होता है, जो गैमेटोफाइट होता है ये होता है डोमिनेंट। ठीक है, स्पोरोफाइट जो होता है जबकि ये सिर्फ एक जाइगोट को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है रिशिया और मार्केंशिया के बारे में पूछा था, ठीक है। मार्केंशिया लैक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोपोगेट्स एक्सक्लूसिवली थ्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर वेयर रिशिया एग्जिबिट कॉम्प्लेक्स एंड वेल डिफाइंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इसके बाद रिशिया पोसेस हाईली रिड्यूस्ड बट स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, तो ये भी इसका गलत है। और मार्केंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये भी गलत है। रिशिया एंड मार्केंशिया एग्जिबिट स्ट्रक्चरली कंपेरेबल स्पोरोफाइट, तो ये भी गलत है। रिशिया हैज हाईली रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट विद विदाउट फुट सीटाइन कैप्सूल, ये सही है। डिफरेंशिएशन वेयर एज मार्केंशिया शोज अ डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विद फुट सीटाइन कैप्सूल, तो ये बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेशिया में फुट सीटा कैप्सूल नहीं पाया जाता है, जबकि मार्केंशिया में फुट सीटा और कैप्सूल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से किससे क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। पाइन में कॉयर फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट मिजोकार्प, टीक से ब्लास्ट फाइबर यूज फॉर रोप मेपिंग, साल से स्टेम फाइबर यूज इन वेवरिंग, या कॉटन से सीड हेयर यूज इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉटन से सीड हेयर पाए जाते हैं जो कि टेक्सटाइल में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा है डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन एंजियोस्पर्म हैव बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन वेराइंग कैटेगरी सच एज कन्वीनियंस, ओवरऑल सिमिलैरिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इनमें से बताओ कि इसमें से फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है। इट इज बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन इकोनॉमिक यूजेज ऑफ प्लांट, नहीं, ये गलत है। ग्रुप प्लांट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, नहीं। इट अरेंजेस अकॉर्डिंग टू अ फ्यू सेलेक्टेड ट्रेट, ये गलत है। फिर फाइलोजेनेटिक के लिए पूछा है, तो फाइलोजेनेटिक में हमारा आता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन टेरिडोफाइट रिप्रोडक्टिव इवोल्यूशन इन्वॉल्व्स हेटेरोस्पोरिया एंड गैमेटोफाइट रिडक्शन, दिस इज हाउ दिस इज डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेटिव सिलेजिनेला और इक्विसेटम। सिलेजिनेला और इक्विसेटम के लिए इसको आपको बताना है, ठीक है। बोथ सिलाजिनेला एंड इकोसिस्टम आर हेटेरोस्पोरस, ये दोनों हेटेरोस्पोरस होते हैं, तो नहीं, ये दोनों हेटेरोस्पोरस नहीं होते। सिलाजिनेला इज हेटेरोस्पोरस विद एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट वेयर एज इकोसिस्टम इज होमोस्पोरस, तो हाँ, सिलाजिनेला हेटेरोस्पोरस है, इक्विसेटम होमोस्पोरस है, तो ये बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये आपको बिवरेज और उनसे जो जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसके रिलेटेड आपको दिया है। टी निकोटीन इन मैच्योर लीव्स क्योरिंग कन्वर्ट्स इट इनटू एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये गलत है। कॉफ़ी मॉर्फिन इन सीड्स, नहीं, मॉर्फिन नहीं मिलता। कॉफ़ी में कैफीन इन सीड्स फर्मेंटेशन इज द मेन स्टेप रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेवर डेवलपमेंट, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, तो नहीं, कॉफ़ी में कैफीन नहीं पाया जाता। टीम कैफीन इन यंग लीव्स एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस एनहांस फ्लेवर, फर्मेंटेशन से फ्लेवर आता है, और टी में क्या पाया जाता है, कैफीन, उसकी यंग लीव्स में। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है टू एंजियोस्पर्म फैमिली है जिसमें जाइगोमॉर्फिक बाइलेबिएट फ्लावर्स हैं, डिस्टिंग्विश करने हैं रिप्रोडक्टिव ट्रेट पर, लिंक्ड टू फ्रूट एंड ओव्यूल अटैचमेंट। अकैंथेसी और वर्बेनेसी में जो फीचर सेपरेट करते हैं एक दूसरे को, एक दोनों को दूसरे से, वो कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ रेटिनाकुलम इन द फ्रूट ऑफ अकैंथेसी इनेबलिंग एक्सप्लोसिव सीड डिस्पर्सल एब्सेंट इन वर्बेनेसी। रेटिनाकुलम जो है वो प्रेजेंट होता है अकैंथेसी में, जबकि एब्सेंट होता है वर्बेनेसी में, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पोइजनेटिया यूफोर्बिया पल्चीरिमा appears to have a large showy flower, what actually creates this appearance, ये appearance किसके कारण इसमें आता है। तो ब्राइट कलर्ड ब्रैक्ट्स होते हैं, सराउंड करते हैं इनकॉस्पिशियस फ्लावर्स को, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है रीजन ऑफ एम्ब्रियोनिक्स
एम्ब्रियोनिक एक्सिस अबव द कोटिलिडन। तो ये जो होता है इसमें जो कोटिलिडन होता है, कोटिलिडन के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? हाइपोकोटिल, हाइलम, एपिकोटिल या रेडिकल। तो इसको हम बोलते हैं एपिकोटिल। एपिकोटिल ऊपर वाले भाग को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ वायरस। वायरस का बेस्ट नेचर आपको बताना है। तो वायरस क्या होते हैं? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, जिसमें या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कारा में क्या इसके फीचर हैं? ठीक है। विच मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्टिंग्विश कारा। कारा के फीचर हमें पूछे थे इस क्वेश्चन में। तो जो कारा के फीचर होते हैं तो इसमें मेन एक्सिस में नोड और इंटरनोड दोनों देखी जाती हैं, जिसमें लिटरल ब्रांचेस रिजेंबलिंग हॉर्सटेल। ठीक है, हॉर्सटेल से ये मिलता जुलता है, जिसमें नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कंसीडर द स्टेटमेंट ऑन मॉडर्न ट्रेंड इन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी। एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी में जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उसके फीचर हमें इन 3 ऑप्शन में पहचानने थे और नीचे इनका करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था उसका आंसर देना है। ठीक है? तो इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो कल्चर हेल्प ओवरकम पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर्स एंड स्टडी अर्ली डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है। अगला है मॉलिक्यूलर मार्कर्स एंड जीन एक्सप्रेशन स्टडीज रिवील जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। तो नहीं, ये इसका गलत है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर रुको एक बार, मॉलिक्यूलर मार्कर्स एंड जीन एक्सप्रेशन स्टडीड रिवील जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। हाँ, मार्कर यूज होते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर और जीन एक्सप्रेशन यूज होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है डबल फर्टिलाइजेशन वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड टू मॉलिक्यूलर टेक्निक्स एंड वाज अननोन क्लासिकली। तो हाँ, रिसेंटली डिस्कवर्ड नहीं है, डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड किया है एस जी नवासचंद ने। ठीक है, और वो मॉलिक्यूलर टेक्निक नहीं था, वो बेसिकली मॉलिक्यूलर टेक्निक नहीं था और वो अननोन क्लासिकली क्लासिकली अननोन नहीं था, वो उन्होंने क्लासिकल माइक्रोस्कोपी की हेल्प से बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है इस सिटी रिपोर्ट्स इंक्रीज्ड केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज। एक शहर में भारी वाहन यातायात और औद्योगिक गैसी उत्सर्जन के बाद श्वसन संबंधी समस्याओं के मामले में वृद्धि हुई है, लाइकन विविधता में कमी आई है और फसलों की पत्तियों को क्षति देखी गई है। निगरानी का वर्ष के दौरान अम्लीय निक्षेपण भी पाया गया है और निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रभाव संबंधित स्थिति की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? देखो, लाइकन वहाँ से हट गई है, अम्लीय निक्षेपण भी वहाँ पर पाया गया है। तो यहाँ पर ये बेसिकली कुछ-कुछ हिंट दे रहे हैं किसके कारण? जैसे सल्फर के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना, जिसमें एसिड रेन होती है, लाइकन सेंसिटिविटी होती है, ऐसा कुछ लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। इसी के ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन में लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड लीडिंग टू एसिड रेन, लाइकन सेंसिटिविटी एंड फोलियर इंजरी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, माइक्रोबियल इकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इवोल्यूट किया है बैक्टीरियल सर्वाइवर को और एडिप्टिव स्ट्रेटेजीज दी हैं डायनामिक एनवायरमेंटल कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को बताना है और करेक्ट आपको चीज़ें बतानी है। ठीक है, हिंदी में भी आप इसको ऊपर ऐसे पढ़ सकते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन अंडरगो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस एनहांस सर्वाइवल विदाउट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज। ठीक है, करेक्ट है। अगला है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जनरेट जेनेटिक वेरिएबिलिटी बाय स्प्रेडिंग एक्वायर्ड ट्रेड विदाउट रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही है। अगला है ब्रॉड बैक्टीरियल डिस्ट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट मेटाबॉलिक वर्सेटाइलिटी एंड फिजियोलॉजिकल एडaptation रेदर देन ओनली रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है। अगला है सम बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में ऑल्सो फंक्शन एज अपॉर्चुनिटिस्टिक पैथोजन अंडर स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये भी सही है। तो मतलब चारों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिराइव फ्रॉम अ मॉडिफाइड वेजिटेटिव ऑर्गन। कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो डिराइव हुआ है मॉडिफाइड वेजिटेटिव ऑर्गन से? फ्लोरल बर्ड ऑफ एंजियोस्पर्म डिराइव फ्रॉम अ मॉडिफाइड शूट विद लीफ लाइक ऑर्गन। ठीक है, अगला ऑप्शन है लीफ स्पाइन ऑफ ओपुंशिया डिराइव फ्रॉम मॉडिफाइड लीफ ऑफ प्रोटेक्शन। तो नहीं,
अगला है स्टेम टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट डिराइव फ्रॉम मॉडिफाइड स्टेम फॉर क्लाइंबिंग, नहीं। रूट ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो डिराइव फ्रॉम मॉडिफाइड रूट ऑफ स्टोरेज, नहीं। एक बार आप पहला ऑप्शन दोबारा देख लेते हैं, फ्लोरल बर्ड ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब जो बर्ड है वो डिराइव्ड हुई है मॉडिफाइड शूट से विद लीफ लाइक ऑर्गन, तो ये बिल्कुल सही है। मतलब जो शूट है, शूट मॉडिफाई हुआ है फ्लोरल बर्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रिप्रोडक्टिव, देखो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का मॉडिफाइड वर्जन है। अगला अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में फिर से आपकी मैचिंग यहाँ पर दी है, कुकुरबिटेसी, कॉम्पोजिटी, मालवेसी और यहाँ पर इनकी कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कुकुरबिटेसी में क्या होता है, टेंड्रिल्स विद इंफीरियर ओवरी एंड पेपो फ्रूट, तो ए का हो गया 3, तो ए का 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है इन दो केसेस में। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिटी की। कॉम्पोजिटी में क्या होता है, कॉम्पोजिटी में सिंजेनेसिस स्टेमन होते हैं और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस होती है, मतलब बी का हो गया 1, तो बी का हो गया 1 हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है, तो डी हमारा हट गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन लेग्यूम नोड्यूल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर्स लोअर ऑक्सीजन डेस्पाइट एक्टिव रेस्पिरेशन विच मैकेनिज्म मेंटेन्स दिस बैलेंस, इस बैलेंस को कौन बुलाता है। बात करते हैं लेग्यूम की नोड्यूल्स की, लेग्यूम नोडुल्स की, तो यहाँ पर पाया जाता है लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन बफर्स हो टू मेंटेन लो लेवल फॉर नाइट्रोजनेज वाइल अलाउिंग हाई रेस्पिरेशन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपको थोड़ा थोड़ा हिंट पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ में क्या क्या पाया जाता है, तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, इफ अ टैक्सोनॉमिस्ट इज क्लासिफाइंग बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर लाइफ साइकिल पैटर्न्स एंड मराइन हैबिटेट्स दे आर यूजिंग, देखो यदि कोई वर्गीकीय वैज्ञानिक बैक्टीरिया का वर्गीकरण उनके जीवन चक्र के प्रकार तथा समुद्री आवास के आधार पर कर रहा है तो वह निम्न में से किसका उपयोग कर रहा है। तो अगर समुद्री आवास से कर रहा है तो किसका कर रहा है, पारिस्थितिकी लक्षण, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मतलब इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को वो शो कर रहा है, वो इसको यूज कर रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी है आपको ग्रासेस की, तो मोस्ट मेजर सीरियल्स बिलोंग टू दिस फैमिली, बिल्कुल सही है। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल फूड सप्लाई, तो देखो मोस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताना है ग्रास का कि मोस्ट मेजर सीरियल्स बिलोंग्स टू द फैमिली, पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल फूड सप्लाई, ठीक है। अगला है शुगर केन इज द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, शुगर केन इस फैमिली का मेंबर है, तो देखिए पहला है मेजर सीरियल्स बिलोंग टू दिस फैमिली, ग्रासेस में सीरियल्स पाए जाते हैं, तो नहीं, ये गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन है ये होगा बी और सी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जिसमें 2 और 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। ग्रासेस की फैमिली में सीरियल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फॉसिल प्लांट डेटा फ्रॉम गोंडवाना विद प्रेजेंट वेजिटेशन आर यूज्ड टू इन्फर पास्ट क्लाइमेट एंड लोकेलेट कोल डिपॉजिट दिस एप्लीकेशन रिप्रेजेंट, मतलब फॉसिल प्लांट डेटा जो गोंडवाना से लिया गया है उसकी वेजिटेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंट प्लांट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी विद फॉसिल टेक्सा, use of fossil pollen alone to access present plant diversity without geographical context, integration of fossil flora with stratigraphy to infer paleoclimate and cold deposit, study of living plant physiology to predict climate pattern without using fossil record, तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर है वो होगा ये फॉसिल फ्लोरा और पैलियो क्लाइमेट और कोल्ड डिपॉजिट के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, इन यूकारियोटिक सेल डिक्टोटोसोम आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड ट्रैफिकिंग बायोमोलिक्यूल डिराइव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टोटोसोम और एंडोप्लाज्मिक की कहानी हमसे पूछी गई है। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन देयर फंक्शन रोल इन सेलर मेटाबॉलिज्म, सेलर मेटाबॉलिज्म इनका क्या रोल है। डिक्टोटोसोम्स आर एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फंक्शन मेनली इन इंटरसेलुलर डाइजेशन, तो नहीं, डाइजेशन में तो रोल नहीं प्ले करता है डिक्टोटोसोम। डिक्टोटोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड
इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, गलत है। डिक्टेटोसोम कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी विद इन न्यूक्लियस, नहीं। डिक्टेटोसोम मॉडिफाई करता है, शॉर्ट करता है, पैकेज करता है ईआर डेरिवेटिव को मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन, हाँ। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा है, आइडेंटिफाई द डिस्टिंग्विश फीचर दैट मोस्ट रिलेटिवली सेपरेट क्रूसिफरेसी फ्रॉम कैपेटरेसी। ठीक है, क्रूसिफरेसी मतलब ब्रासिकेसी और कैपेटरेसी का दोनों का डिफरेंस कैसे होता है, हमसे वो पूछा है। प्रेजेंस ऑफ टेट्राडाइमस स्टेमन विथ 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट स्टेमन इन क्रूसिफेरी, occurrence of superior ovary in crucifery and inferior in capitulaceae, absence of petal in crucifery and presence of petal in capitulaceae, presence of unisexual flower in crucifery and bisexual flower in capitulaceae। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि टेट्राडाइनमस स्टेमन जिसमें 4 लॉन्ग और 2 शॉर्ट स्टेमन होते हैं वो पाए जाते हैं क्रूसीफेरी में। ठीक है, मतलब ब्रासिकेसी में टेट्राडाइनमस कंडीशन पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है एजर्सन रीजन इन मैनी टेरिडोफाइट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोटोस्टील टू मोर कॉम्प्लेक्स स्टेलर सिस्टम सच एज साइफोनोस्टील एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड लीफ इवोल्यूशन। तो ये बिल्कुल हो सकता है। अगला है द डेवलपमेंट ऑफ लीफ गैप इन वस्कुलर सिलेंडर इज लिंक्ड टू द ओरिजिन ऑफ मेगाफिलस लीव्स एंड कंट्रीब्यूट्स द फॉर्मेशन ऑफ साइफेनोस्टिलिक कंडीशन। बिल्कुल इसमें लीफ गैप पाया जाता है और इसमें भी लीफ गैप की बात कही गई है। जब जहाँ पर हम सिफेनोस्टील की कंडीशन को जाते हैं या मोर कॉम्प्लेक्स स्टेबलिशमेंट में जाते हैं तो यहाँ पर लीफ इवोल्यूशन में लीफ गैप देखने को मिलता है। तो मतलब ये दोनों सही है और रीजन जो है एजर्शन को जस्टिफाई करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्यूकस में मियोसिस होता है गैमेटोजेनेसिस के दौरान और जबकि एक्टोकार्पस में ये एक डिस्टिंक्ट स्पोरेंजियल फेज होता है। उनके लाइफ साइकिल्स के लिए क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। तो फ्यूकस में क्या होता है, फ्री लिविंग हैप्लॉइड फेज नहीं होता है, जबकि एक्टोकार्पस में बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फ्री लिविंग जनरेशन पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एंजियोस्पर्म में जो स्पोर बनते हैं एंथर में और ओव्यूल लीड करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट थ्रू डिस्टिंक्ट प्रोसेस व्हाट आर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पर होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है कहाँ पर, आपके एंथर में होता है। ठीक है, तो एंथर वाला ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा, एंथर। तो एंथर वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पर होता है, एंथर में होता है। एंथर में हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं मियोसिस के बाद। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे दोबारा से यही पूछा है कि लाइफ साइकिल का सीक्वेंस पूछा है फिनेरिया का। ठीक है, तो फिनेरिया में हमें पता है कि सबसे पहले स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स से बनता है प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा से बनता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से बनता है स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से फाइनली बनते हैं स्पोर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइटो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, कि इसमें क्या होगा, इनके मॉर्फोजेनेसिस में क्या चेंजेस होते हैं। तो हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो प्रमोट्स रूट फॉर्मेशन वेयर एज हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो प्रमोट्स शूट फॉर्मेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मतलब हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो होगा तो रूट बनेंगे और साइटोकाइनिन ऑक्सिन का होगा तो शूट बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में व्हाई डज सॉइल इरोजन इंक्रीजेज आफ्टर प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग। जुताई और कटाई के बाद मृदा अपवर्धन क्यों बढ़ता है। ठीक है, वनस्पति आवरण के हटने से मृदा का वायु और जल के सीधे संपर्क में आना, सूक्ष्मजीवी क्रियाओं में वृद्धि से मृदा संरचना में परिवर्तन, मृदा लवणता में वृद्धि से कणों के बंधन पर प्रभाव, या मृदा के रंध्र आकार में कमी से अवशेषण एवं अपहार पर
प्रभाव। तो आपका क्या है, वनस्पति आवरण के हटने से मृदा का वायु और जल के सीधे संपर्क में आना, ये डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल होता है सॉइल इरोजन के लिए। ठीक है। लॉज ऑफ वेजिटेटिव कॉर्नर कवर एक्सपोजिंग सॉइल डायरेक्टली टू विंड एंड वाटर एक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है गार्ड सेल स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग से रिलेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपका डिक्रीज होगा वाटर पोटेंशियल, फिर वाटर एंटर होगा गार्ड सेल में, स्टोमेटा ओपन होंगे और बाद में इंक्रीज होगा CO2 का डिफ्यूजन। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में स्पॉन्ज लाइक नेचर होता है स्फैग्नम का, जो कि एक मॉस है, वो प्राइमरली किसके कारण होता है? तो वो बेसिकली होता है हाइलाइन सेल्स के कारण, जो उसकी हाइलाइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसी के कारण इसका स्फैग्नम का स्पॉन्ज लाइक नेचर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसमें ये अपनी बॉडी वेट से 20 टाइम्स तक अपनी बॉडी में वाटर का रिटेंशन कर सकता है। मतलब इसकी बॉडी के 20 टाइम वेट, अपनी बॉडी का 20 टाइम वेट वाटर अपनी बॉडी में कैरी कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लाइकेन के बारे में पूछा है, एसोसिएशन के बारे में पूछा है कि ये कैसा एसोसिएशन है। तो पहली बात, ये जो एसोसिएशन होता है ये म्यूचुअलिज्म होता है। ठीक है। तो आप अगर देख लेते, पैरासिटिक है, कमेंसलिज्म है, ट्रांजिएंट है और म्यूचुअलिस्टिक है। आपने यहाँ पे म्यूचुअलिस्टिक वर्ड देख लिया तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए था कि लाइकन में म्यूचुअलिज्म वाला एसोसिएशन ही देखने को मिलता है, जिसमें फोटोबायंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है या सप्लाई करता है, और जो माइक्रोबायंट होता है वो प्रोटेक्शन और मिनरल अपटेक करता है। फाइकोबायंट हो गया यहाँ पर आपका, लाइकन बना होता है एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकन। फाइकोबायंट हो गया एल्गी, माइक्रोबायंट हो गया आपका फंजाई। ठीक है। एल्गी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड बनाता है, और जो फंजाई है वो प्रोटेक्शन और मिनरल अपटेक का काम करता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में स्टैंडिंग बायोमास ऑफ हर्बिवोर आर हायर लेवल कंज्यूमर इज अल्टीमेटली constrained by the productivity of primary products. Which statement best explain this ecological principle? ठीक है। Decomposers control nutrient cycling and regulate consumer biomass. Energy transfer across trophic level is inefficient due to metabolic losses. Consumer synthesize organic compound independently through chemosynthesis. Herbivore enhance primary productivity by increasing light availability to producer. तो एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है एक टॉपिक से दूसरी लेवल पर इनएफिशिएंट होता है और उसमें मेटाबॉलिक लॉस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये 4 टाइप की सॉइल्स के बारे में पूछा है, इसका प्रोफाइल आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेटेराइट सॉइल है, रिच होती है आयरन और एल्यूमिनियम में, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है बी होराइजन मेन जोन है ऑर्गेनिक एक्यूमुलेशन का, नहीं, तो ये गलत है। तो बी जहाँ गलत है वो देख लो, बी ये गलत है, बी यहाँ गलत है, बी यहाँ गलत है, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फॉसिल रिकॉर्ड जो है इनकम्प्लीट है क्योंकि फॉसिल्स आर इवनली प्रिजर्व अक्रॉस डिफरेंट एनवायरमेंटल जियोग्राफिक सेटिंग, many organisms did not fertilize and other destroyed by geological processes. Fossils form only in volcanic rocks under limited geographical condition. Fossils are destroyed immediately after formation of surfaces processes. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है many organism did not fossilize and other were destroyed by geological processes. ठीक है, इसीलिए फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एडेप्टिव फीचर से 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन पहचानना है। प्रीडोमिनेटली अकर्स इन टेम्परेट रीजन एंड ऑफन डोमिनेट कॉनिफर्स फॉरेस्ट। जिम्नोस्पर्म जो है टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। अगला, ऑल जिम्नोस्पर्म पोजेस वेसल, सभी जिम्नोस्पर्म में वेजल्स होता है, तो नहीं, ये गलत है। अब आप देख लो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और आगे देख लो
ठीक है? तो यहाँ पर 1 सही है, 1 हमारा यहाँ पर दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है? कि हमारा 1 तो सही है, ठीक है? तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी जो है 122 का ये करेक्ट आंसर होगा। क्लासिफाई किया गया है साइकाडोप्सिडा, कोनिफेराप्सिडा, निटोप्सिडा और जिंकोप्सिडा बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, ये सही है। और ज़ीरोफाइटिक ट्रेड्स जैसे निडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल पाई जाती हैं उनमें, तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एक फसल के खेत में मोज़ेक पैटर्न, पत्तियों का मुड़ना तथा अवरुद्ध वृद्धि दिखाई दे रही है। फफूंदनाशकों के उपयोग के बावजूद रोग तेजी से फैल रहा है। इस रोग के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा उपयोग सबसे प्रभावी है? पौधों की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने हेतु नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा बढ़ाना, विस्तृत प्रभाव वाले फफूंदनाशकों का नियमित उपयोग, संक्रमित पौधों को हटाना तथा कीट वाहकों का नियंत्रण करना, या फिर मिट्टी की गहरी जुताई करके सुप्त रोगजनकों को नष्ट करना। तो सबसे प्रभावी इसमें से क्या होगा? प्रभावी होगा कि नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा को हम बढ़ा दें, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंक्रीजिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस प्लांट रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच फीचर करेक्टली कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर एंड आर्किगोनियम इन ब्रायोफाइट? ब्रायोफाइट की आर्किगोनियम के बारे में कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है? तो जब आप ब्रायोफाइट की आर्किगोनियम को देखेंगे तो वो ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें से एक नीचे सिंगल एग जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है? मतलब कंटेन्स अ सिंगल एग विद इन सोलन वेंटर फॉर्मिंग द बेसल रीजन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है आपके इस वीडियो का, आपके इस क्वेश्चन पेपर का, वो ये है, पाइन के आर्थिक महत्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पाइन लकड़ी और कागज लुगदी का प्रमुख स्रोत है, ठीक है? पाइन लकड़ी और कागज लुगदी का प्रमुख स्रोत है, ठीक है? बिल्कुल सही है। पाइन से प्राप्त रेजिन में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। जो रेजिन जो पाया गया है, इससे इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। पाइन का मुख्य उपयोग फल उत्पादन के लिए होता है, मतलब पाइन जो होता है इसका मुख्य उपयोग फल उत्पादन के लिए होता है, नहीं, तो ये गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है। तो आपके देख लो केवल 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हो ऐसे, ठीक है? इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पाइन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, पाइन्स आर मेजर सोर्स ऑफ टिम्बर एंड पेपर पल्प, करेक्ट है। अगला है रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइन्स हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, ये भी करेक्ट है। अगला है पाइन्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर फ्रूट प्रोडक्टिविटी, नहीं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जहाँ है वो गलत है, 3 है, 3 है, 1 के साथ 2 भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 125 क्वेश्चन करा लिए हैं, जो आज ही के दिन पेपर में आपसे पूछे गए हैं। तो पेपर जो था थोड़ा टफ था। टफ क्या था? लेंथी बहुत ज़्यादा था। कुछ बच्चे जो होंगे वो पूरे 2 घंटे में भी 125 क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप बताना आपको आप कितने क्वेश्चन आपने अटेंड करे और कितना आपका स्कोर बन रहा है। कमेंट सेक्शन में आप बताना और पेपर कैसा लगा ये आप ज़रूर बताना, ठीक है? बाकी और भी कुछ आपके सजेशंस होंगे तो वो भी आप बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।